U135 हिंदी अध्याय 1341 दिव्य मार्ग का यौगिक गठन। झुनझियो ने थोड़ा सिर हिलाया। बड़े मास्टर झुन ने झुनझियो की ओर देखा और निर्देश दिया, तुम बस मोहुआ की सुरक्षा पर ध्यान दो, उसे खुद ही सारी संरचनाएं समझने दो, खुद उन पर शोध करने दो और अपने तरीके से उन पर विचार करने दो, तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं है, समझा। झुनझियो ने सम्मान में सिर झुकाया। अल्पविराम। अगले दिन मोहुआ सुबह सुबह रिफाइनिंग डेमन माउंटेन पर गया। इस समय एल्डर जून ने अभी अभी चाय तैयार की थी। मोहुआ ने एल्डर शुन के साथ चाय पी और फिर वे दोनों साथ साथ चल पड़े। घने जंगल में पहुंचे, पिछले दिन खोजे गए रास्ते पर चलते हुए और भी गहराई में चले गए। जैसे जैसे मोहुआ चलता गया, वह पेड़ों की खोज करता गया, अनुमान लगाता गया और संरचना पैटर्न को रिकॉर्ड करता गया। झुनझियो वैसे भी समझ नहीं सका, इसलिए उसने सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि अब चूंकि अंगरक्षक के रूप में उनकी भूमिका गुप्त से प्रकट हो गई थी, इसलिए उन्हें उतना सतर्क और धूर्त नहीं रहना पड़ता था, जिससे उनकी चिंताएं कम हो गईं और उन्हें काफी आराम मिला। इसी तरह जब तक कि डूबता हुआ सूरज पहाड़ों के पीछे नहीं छिप गया, आकाश बादलों से ढक गया और रात उतरने लगी। मोहुआ ने 20 से अधिक हस्तप्रतिलिपिकृत दिव्य निर्माण पैटर्न रिकॉर्ड किए। ये पैटर्न पदार्थ हैं। इनका अनुमान लगाकर और इनका अध्ययन करके व्यक्ति दिव्य संरचना की अपनी समझ को गहरा कर सकता है और इस प्रकार संरचना के मूल स्वरूप को पुनर्स्थापित कर सकता है। बहुत देर हो गई है, चलो वापस चलें, झुनझियो ने कहा। मोहुआ ने सिर हिलाया। वे दोनों पहाड़ी रास्ते से वापस चले गए। सूर्य धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे डूब रहा था, जंगल शांत और निर्मल था और मोहुआ आराम महसूस कर रहा था। चलते समय एल्डर झुनझियो के साथ रुक रुक कर बातें कर रहा था। इस तरह के प्रश्न पूछना, बड़े, आपका गृहनगर कहाँ है? आप एल्डर मास्टर जून से कितनी पीढ़ियों दूर हैं? क्या आप शादीशुदा हैं? आपके बच्चे हैं क्या? हमारे ताइक्सू गेट एक अंतिम चरण के गोल्डन कोर एल्डर कितने स्पिरिट स्टोन्स का मासिक वजीफा है और क्या कोई अन्य लाभ है? ... इस तरह के प्रश्न। झुनझियो ने आह भरी मोहुआ के सामने खुद को असहाय पाया, केवल कुछ सवालों के जवाब दिए जिनका जवाब देना उसने उचित समझा। जिन लोगों को उत्तर देने में असुविधा हो रही थी, उनके लिए उन्होंने ऐसा नाटक किया जैसे उन्होंने सुना ही नहीं। कुछ दूर चलने के बाद अचानक एक तेज चीख सुनाई दी। मोहुआ और झुनझियो दोनों चौंक गए। उन्होंने अपना सिर घुमाया और देखा कि कुछ ही दूरी पर एक गोरी चमड़ी वाला सुंदर युवक खड़ा था, जिसने शानदार सुनहरे ताओवादी वस्त्र पहने हुए थे। उनकी आंखें क्रोध से धधक रही थीं और वे उनकी ओर घूर रहे थे। मोहुआ ने उसे पहचान लिया। ये सेवेर गोल्ड संप्रदाय का गोरा चेहरा वाला शिष्य सोनजियान था। जैसे ही सोनजियान ने मोहुआ को देखा, वह अपनी नजरें नहीं हटा सका। उसकी नजरें मोहुआ को घूर रही थीं और वह गुस्से से चिल्ला रहा था। अंत में आपको मिला, मोहुआ, मैं तुम्हें बहुत समय से ढूंढ रहा था। तुमने लोगों को मेरे खिलाफ इकट्ठा किया, मेरी आत्मा की तलवार छीन ली, मेरे प्रयासों को बर्बाद कर दिया और मुझसे झूठ बोला। तुमने एक बड़े आदमी को ढूंढ निकाला जो किनारे पर खड़े होकर मुझसे लड़े और मेरा मजाक उड़ाए। जब तक मैं जीवित रहूंगा, मैं इन शिकायतों को कभी नहीं भूलूंगा। आज मैं अपमान मिटा दूंगा और तुम्हें। बगल में खड़े सेवक गोल्ड संप्रदाय के एक शिष्य ने सोनजियान की आस्तीन खींची। सोनजियान ने अधीरता से उसे झटक दिया। शिष्य ने फिर खींचा। सोनजियान ने थोड़ा परेशान होकर अपना सिर घुमाया और पूछा, यह क्या है? उसके बगल में बैठे सेवक गोल्ड सेक्ट के शिष्य ने सोनजियान को देखा और मोहुआ की ओर देखा। सोनजियान को कुछ समझ नहीं आया। उसने उसकी निगाहों का अनुसरण किया और तभी उसे एहसास हुआ कि मोहुआ के बगल में एक भावशून्य चेहरे वाला एक बुजुर्ग खड़ा था। ताइक्सू संप्रदाय गोल्डन कोर एल्डर। सोनजियान को अपने दिल में ठंडक महसूस हुई। इन दिनों के दौरान वह पूरे पहाड़ पर मोहुआ को ढूंढता रहा, लेकिन वह कभी नहीं मिला। आज वह अंततः उससे मिला और अपने क्रोध और खुशी में उसने ध्यान नहीं दिया कि ताइक्सू संप्रदाय का एक बुजुर्ग मोहुआ के बगल में खड़ा था। इसके अलावा एक गोल्डन कोर एल्डर। सोनजियान हक्का बक्का रह गया। उसका अहंकारी स्वभाव तुरंत ही खत्म हो गया। यहाँ तक कि अगर वह अधिक साहसी होता तो भी वह ताइक्सू संप्रदाय के गोल्डन कोर एल्डर की उपस्थिति में मोहुआ को परेशान करने की हिम्मत नहीं करता। बड़े नमस्ते, सोनजियान ने धीरे से कहा। सेवक गोल्ड संप्रदाय के शिष्यों के एक समूह ने डरते डरते उनका अनुसरण किया और झुनझियो को प्रणाम किया। झुनझियो ने हल्के से सिर हिलाया और साफ साफ कहा, शिष्यों के बीच नम्रता और विनम्रता से पेश आओ।
भले ही तुम एक ही संप्रदाय से न हो, तुम्हें झगड़े नहीं भड़काने चाहिए। समझा? सोंग जियान ने अनिच्छा से उत्तर दिया। ठीक है। जुन जियो ने उनके लिए चीजें मुश्किल न बनाते हुए कहा, देर हो गई है, जल्दी वापस चले जाओ। सोंग जियान और अन्य लोगों ने मानो बोझ से मुक्ति पा ली हो, उन्हें सम्मान दिया और जल्दी से समूहों में चले गए और कहा, बड़े साहब अलविदा। जून जियो ने अपना सिर हिलाया। कुछ दूर जाने के बाद सेवक गोल्ड संप्रदाय के एक शिष्य ने कहा, युवा स्वामी, अब हमें क्या करना चाहिए? सोंग जियान ने दांत पीसते हुए कहा, घृणित महुआ, बिल्कुल बेशर्म, वह वास्तव में अपने साथ एक गोल्डन कोर एल्डर रखता है। एक शिष्य ने फुसफुसाते हुए कहा, गोल्डन कोर एल्डर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे आप यूं ही अपने साथ ले जा सकें। विशेष रूप से रिफाइनिंग डेमन माउंटेन में ऐसा लगता है कि इस मोहुआ का संप्रदाय में उच्च स्थान है, संभवतः इसे अपमानित करना आसान नहीं है। क्या हमें अब भी उसे परेशान करना चाहिए? सोन परिवार के शिष्य हिचकिचाए। बकवास। सोंग जियान गुस्से से चिल्लाया, अगर यह बदला नहीं लिया गया तो मैं जीवन भर इस कड़वाहट को नहीं झेल पाऊंगा। एक शिष्य ने धीमी आवाज में पूछा, बदला कैसे लिया जाए? सोंग जियान ने एक पल सोचा, लेकिन मोहुआ को सजा देने का कोई उपाय नहीं सूझा। जब उसने ऊपर देखा और देखा कि सब उसे घूर रहे हैं, तो वह कुछ नाराज और शर्मिंदा हुआ। मेरा अपना तरीका है, इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? हाँ, सोन परिवार के शिष्य विनम्र और संकोची थे। सोंग जियान चिढ़कर बोला, पहले वापस चलते हैं। उस बदमाश मोहुआ के बारे में हम सोच समझकर योजना बनाएंगे। जब तक वो इस पहाड़ पर घूमता रहेगा, एक दिन मेरे हाथ लग ही जाएगा। और इस एल्डर के बारे में क्या? ताइक्सू संप्रदाय के बुजुर्ग, वे हर दिन उसका अनुसरण करने के लिए इतने आलसी कैसे हो सकते हैं? क्या होगा अगर वे सचमुच हर दिन उसका पीछा करें? सोंग जियान गुस्से में था, क्या तुम मुझसे बहस करने की कोशिश कर रहे हो? शिष्य बोलने का साहस नहीं कर सका। सोंग जियान ने व्यंग्य किया, भले ही कोई एल्डर हर दिन आपके पीछे पीछे चल रहा हो, फिर भी लापरवाही के मौके तो आते ही रहेंगे। जब तक आप इस पर नजर रखेंगे, हमला करने का मौका हमेशा मिलता रहेगा। हाँ, युवा स्वामी बुद्धिमान है। सोंग जियान ने इस तरह की आधी अधूरी चापलूसी का तिरस्कार किया। उसने उस दिशा में देखा जहां मोहुआ छोड़कर गया था, अनिच्छुक लेकिन असहाय महसूस करते हुए, और अंत में ठंडे स्वर में कहा, चलो वापस चलते हैं। हाँ, सोंग जियान ने समूह को पहाड़ से नीचे उतारा। हालांकि उसने यह नहीं देखा कि जब वह मोहुआ को देख रहा था, तो अंधेरे जंगल में एक जोड़ी छायादार आंखें भी उसे ठंडेपन से देख रही थीं। अल्पविराम। दूसरी तरफ मोहुआ ने उत्सुकता से जुनजियो से पूछा, बड़े, क्या सोन परिवार और जिन परिवार सेवक गोल्ड संप्रदाय के भीतर मतभेद में है? हाँ, जुनजियो ने सिर हिलाया, संप्रदाय के भीतर सत्ता संघर्ष और पारिवारिक गुटबाजी व्याप्त है, न केवल सेवक गोल्ड संप्रदाय में बल्कि अन्य संप्रदायों में भी। यह एक सामान्य घटना है। ओह, मोहुआ चिंतनशील लग रहा था। वैसे, जुनजियो ने आगे कहा, लगता है सोन परिवार का वह युवक तुमसे गहरी दुश्मनी रखता है। पहाड़ों में सावधान रहना। मोहुआ ने हाथ हिलाकर कहा, ये कुछ नहीं है, बस एक बच्चा है। जुनजियो कुछ क्षण के लिए रुक गई, अवाक रह गई। आप तो खुद भी उससे छोटे हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद मोहुआ की आंखों में एक चालाक चमक चमक उठी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, वैसे एल्डर शुन, मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। जुनजियो को अपने दिल में एक जकड़न महसूस हुई। इस चालाक लोमड़ी जैसी अभिव्यक्ति को देखकर निश्चित रूप से अनुरोध छोटा नहीं होगा। जुनजियो ने कुछ सतर्कता से जवाब दिया, आगे बढ़ो, इसे सुनते हैं। मोहुआ ने कहा, क्या मैं कुछ दिन की छुट्टी ले सकता हूँ? छुट्टी ले लो। हाँ, मोहुआ ने गंभीरता से सिर हिलाया, राक्षस साधक इस घने जंगल में छिपे हुए बुरे इरादे रखते हैं। अगर उन्हें जल्द ही उखाड़ा नहीं गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं छुट्टी लेना चाहता हूं, ताकि इस घने जंगल में संरचनाओं को जल्दी से बहाल कर सकूं, ताकि हम राक्षस साधकों को पकड़ सकें और रिफाइनिंग डेमन माउंटेन में शांति वापस ला सकें। जुनजियो की अभिव्यक्ति जटिल थी। यदि वह इस अवधि के दौरान मोहुआ की गतिविधियों पर बारीकी से नजर नहीं रखता, तो शायद वह उस पर लगभग विश्वास कर लेता। इस बच्चे के पेट में सचमुच अनगिनत योजनाएं हैं। ये निश्चित रूप से इतना सरल नहीं हो सकता। हालांकि पूर्वज ने निर्देश दिया था, उसे स्वयं संरचनाओं की जांच करने दो, स्वयं सीखने दो, स्वयं विचार करने दो। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में मोहुआ निश्चित रूप से ईमानदार नहीं रही हैं, लेकिन संरचनाएं सीखना वास्तव में एक तथ्य है।
जून जियो एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर आह भरी। ठीक है, मैं एल्डर सॉन्ग से बात करूंगा। राक्षस किसानों के मुद्दे को टाला नहीं जा सकता। और चूंकि मोह हुआ संरचनाओं के बारे में सीखना चाहता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे थोड़ी मदद की जानी चाहिए। मोह हुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद एल्डर जून। जैसा कि एक ताइक्सु संप्रदाय के बुजुर्ग से अपेक्षा की जाती है, कार्य में कुशल होने के कारण छुट्टी लेना भी बहुत सरल हो गया। हालांकि अंकल गू चांगहुआई भी अच्छे हैं, लेकिन जब मुझे छुट्टी लेने में मदद करने की बात आती है, तो वह एल्डर जून से बहुत कमतर हैं। मोहुआ ने चुपचाप अपने दिल में तुलना की। इसके बाद एल्डर जून को मोहुआ के लिए आसानी से छुट्टी मिल गई। और मोहुआ पूरे मन से घने जंगल में दिव्य ताओ व्यूह का अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। दिव्य ताओ व्यूह पर उनका शोध धीरे धीरे गहरा होता गया, और जैसे जैसे उन्होंने संरचना की नकल करना जारी रखा, वे स्वाभाविक रूप से घने जंगल की गहराई के करीब पहुंचते गए। जल्द ही उसे घने जंगल में राक्षस किसानों के निशान मिल गए। एक रक्त लाल नाला जिसके चारों ओर सूखा हुआ राक्षस का खून है, और इसके अलावा बड़ी मात्रा में राक्षस जानवरों की हड्डियां और अवशेष। रक्त के रंग का ये नाला धीरे धीरे बहता हुआ दूर तक फैला हुआ है, जिसका कोई अंत नजर नहीं आता। अंदर यह स्पष्ट नहीं है कि यह राक्षस का खून है या मानव का। खाड़ी के किनारों पर स्थित पत्थर, जो वर्षों से खून से सने हुए हैं, सूखे खून के लेप की परत से ढक गए हैं, जिससे उनका रंग विचित्र काला लाल दिखाई दे रहा है। वहां राक्षस जानवरों की हड्डियां भी हैं, जिन पर काटने के निशान हैं, जैसे कि किसी अज्ञात व्यक्ति या चीज ने उन्हें चबाया हो। दोनों ओर बिखरी हुई ये हड्डियां एक साथ ढेर होने के कारण व्हाइट बोन नदी के किनारे जैसी दिखती हैं। मोहुआ और जुनजियो की निगाहें कुछ भारी थीं। राक्षस हड्डियों की इतनी बड़ी संख्या से संकेत मिलता है कि यहाँ बड़ी संख्या में राक्षस जानवर मारे गए थे। इसी तरह इसका ये भी अर्थ है कि यहाँ छिपे हुए राक्षस साधक संभवतः केवल छोटी संख्या में नहीं हैं। तुरंत ही दोनों के हृदय में एक साथ संदेह उत्पन्न हुआ। ये राक्षस कल्टीवेटर कहाँ से आए? मोहुआ ने झुनजियो की ओर देखा, जिसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं, और धीमी आवाज में पूछा, एल्डर जून, क्या आपने ये व्हाइट बोन जगह पहले देखी है? जुनजियो ने एक पल के लिए सोचा, हालांकि इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। उसे आह भरनी पड़ी। मैं 20 से 30 वर्षों से रिफाइनिंग डेमन माउंटेन में ड्यूटी पर हूं, और मैंने पहले कभी रक्त की धारा और सफेद हड्डियों का ये दृश्य नहीं देखा था। न ही मैंने राक्षस साधकों को देखा है, जुनजियो ने कहा। मोहुआ ने एक क्षण विचार किया और फिर पूछा, एल्डर जून, क्या बाहरी लोगों के लिए रिफाइनिंग डेमन माउंटेन में प्रवेश करना वास्तव में असंभव है? जुनजियो ने गंभीरता से कहा, शोधक दानव पर्वत के आसपास के क्षेत्र को संरचना द्वारा सील कर दिया गया है। संप्रदाय के शिष्यों और कुछ ड्यूटी पर तैनात बुजुर्गों के अलावा कोई भी साधक शोधक दानव पर्वत में प्रवेश नहीं कर सकता। इस बिंदु पर जुनजियो अचानक रुक गया। मोहुआ का मतलब समझते हुए उसकी निगाहें थोड़ी हिल गईं। आपका मतलब है, ये राक्षस साधक संप्रदाय के शिष्य हैं? मोहुआ ने उसे सही किया, थे संप्रदाय के शिष्य। जुनजियो को अपने दिल में ठंडक महसूस हुई, और फिर उसकी पीठ पर और भी अधिक ठंड महसूस हुई। इस मामले में चीजें उनकी सोच से कहीं अधिक गंभीर हो सकती हैं। दानव राक्षसों को धर्मी दाव द्वारा तिरस्कृत किया जाता है, ताओवादी कानून द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाता है, और ताओवादी न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है। यदि यह वास्तव में वैसा ही है जैसा मोहुआ ने कहा, तो यहाँ बड़ी संख्या में राक्षस साधकों का प्रकट होना शिष्यों में राक्षसत्व की ओर बड़े पैमाने पर अवतरण का प्रतीक है। ये कियान लनिंग स्टेट बाउंड्री के भीतर अब तक का सबसे बड़ा घोटाला होगा। संपूर्ण कियान लनिंग राज्य सीमा को भारी झटका लगेगा। हमें पूरी तरह से जांच करनी चाहिए। पता लगाए कि किसने इतने सारे शिष्यों को राक्षस पद साधक बनने के लिए लुभाने, उन्हें माफ करने और आश्रय देने का दुस्साहस किया। जुनजियो की नजर ठंडी थी। वह व्हाइट बोन नदी के किनारे जाकर उसे देखना चाहता था, लेकिन मोहुआ ने अचानक उसे रोक दिया। हम इस जंगल को नहीं छोड़ सकते, मोहुआ ने कहा। जुनजियो रुका। मोहुआ ने घने जंगल की ओर इशारा करते हुए कहा, इस जंगल में एक दिव्य ताओ व्यूह है जो दिव्य इंद्रियों की धारणा को अवरुद्ध कर रहा है। यह एक दोधारी तलवार है जो राक्षस साधकों के निशानों को छुपाती है और साथ ही हमारी उपस्थिति को भी छुपाती है। लेकिन आगे तो बात ही अलग है। ब्लड क्रीक और व्हाइट बोन प्लेस पर घास का एक तिनका भी नहीं है, न जंगल है, न ही कोई दिव्य ताओ व्यूह है। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो संभव है कि हम स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। जुनजियो ने भौहें चढ़ाईं। आध्यात्मिक उपकरण छिपाने के बारे में क्या ख्याल है?
मो हुआ ने पूछा, एल्डर जुन, क्या आपके पास कोई आध्यात्मिक उपकरण है? हाँ, जुन जियू ने सिर हिलाया, मैं आमतौर पर इसे अपने साथ नहीं रखता, लेकिन हाल ही में मैं इसे अपने साथ रख रहा हूँ। अधिकतर अदृश्य रूप से आपको ट्रैक करने के लिए। जुन जियो ने चुपचाप सोचा। मो हुआ ने हल्के से सिर हिलाया, एक पल सोचा, फिर सिर हिलाया, बात सिर्फ छिपाने की नहीं है। शायद इसमें फॉर्मेशन भी है। गठन। हाँ, मो हुआ ने सफेद हड्डियों वाली जगह की ओर इशारा किया, इन हड्डियों के नीचे अभी भी एक संरचना दबी हुई है। हालांकि मुझे नहीं पता कि वह किस तरह की संरचना है, लेकिन ये बहुत अजीब है, लापरवाही से जाना वाकई बड़ी मुसीबत बन सकता है। छिपाने से भी शायद काम नहीं चलेगा। ये वही है जो उन्होंने अभी अभी खोजे हैं। राक्षस साधक बिना कारण राक्षस जानवरों के अवशेषों को यहाँ नहीं फेंकेंगे। यदि उन्होंने ऐसा किया तो इसके पीछे कोई कारण अवश्य होगा। एक नज़र में ही मोहुआ को पता चल गया कि हड्डियों के नीचे खूनी और बुरी आभा ने संरचना की ऊर्जा को छुपा रखा है। यह एक दुष्ट संरचना है, और ऐसा प्रतीत होता है कि यह कोई साधारण दुष्ट संरचना नहीं है। ऐसे ही आगे बढ़कर गड़बड़ी पैदा करना जरूर पकड़ा जाएगा। गोल्डन कोर मॉन्स्टर कल्टीवेटर एक बात है, लेकिन अगर फेदर ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म वाले हों तो कोई पंख परिवर्तन क्षेत्र नहीं है, जुन जियू ने कहा। मो हुआ आश्चर्यचकित हुआ, सच में कोई नहीं? कोई नहीं, जुन जियो ने पुष्टि की। जब रिफाइनिंग डेमन माउंटेन पहली बार बनाया गया था, तो जिस वरिष्ठ ने फॉर्मेशन के साथ पर्वत को सील किया था, उसने फॉर्मेशन के साथ बाहरी पर्वत साधकों के साधना स्तर को भी सीमित कर दिया था। आउटर माउंटेन के पास सबसे ऊंची खेती गोल्डन कोर है। मो हुआ की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। स्वर्गीय दाव संरचना। जून जियो आश्चर्यचकित था, स्वर्गीय दाव संरचना क्या है? मो हुआ ने ऊपर की ओर इशारा किया, यह आकाश में रॉबरी थंडर है। जून जियो को एहसास हुआ, उसने अपना सिर हिलाया, आकाश में कोई विशाल संरचना नहीं है। तुम स्वर्गीय दाव कानून के प्रतिबंधों की बात कर रहे हो। मो हुआ को तब याद आया, उसके गुरु ने बताया था कि स्वर्गीय दाव संरचना सिर्फ एक किंवदंती है, और अधिकांश साधक ये विश्वास नहीं करते थे कि आकाश में कोई बड़ी संरचना थी। लेकिन मो हुआ को पता था कि स्वर्गीय दाव संरचना अस्तित्व में है, क्योंकि उसने सचमुच इसे अपनी आंखों से देखा था। हाँ, मो हुआ ने सिर हिलाया, ये स्वर्गीय दाव कानून के प्रतिबंध हैं। जुन जियू ने अपना सिर हिलाया, यह अलग बात है। 9 राज्य स्तरों को विभाजित करते हैं। निम्न स्तरीय राज्य सीमा में उच्च साधना का उपयोग स्वर्गीय दाव द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन स्वर्गीय दाव कानून के प्रतिबंधों की यह शक्ति मूलतः साधक के नियंत्रण से परे है। रिफाइनिंग डेमन माउंटेन पर पर्वत सीलिंग संरचना में संभवतः ऐसी शक्ति नहीं हो सकती। ये पर्वत सील करने वाली संरचना वास्तव में एक निष्कासन संरचना है। जब कोई पंख परिवर्तन क्षेत्र साधक शोधन दानव पर्वत में प्रवेश करता है, तो ये सबसे पहले एक चेतावनी भेजता है। अगर वे 30 मिनट के भीतर नहीं चले जाते हैं, परिष्कृत दैत्य पर्वत का पर्वत रक्षक गठन यौगिक गठन के भीतर 5वीं श्रेणी के स्थानिक गठन को सक्रिय करेगा तथा पंख परिवर्तन क्षेत्र के साधक को परिष्कृत दैत्य पर्वत से बलपूर्वक बाहर निकाल देगा। फेदर ट्रांसफॉर्मेशन को क्यों निकाला? मो हुआ ने पूछा, क्या ये डर है कि वे कुछ बुरा कर सकते हैं? बिल्कुल, जुन जियू ने सिर हिलाया, इन शिष्यों पर नजर रखने के लिए गोल्डन कोर एल्डर्स ही काफी हैं। अगर किसी फेदर ट्रांसफॉर्मेशन रियल एल्डर को अंदर आने दिया जाए और वे अचानक पागल होकर दानव बन जाएं, तो वे रिफाइनिंग डेमन माउंटेन में तबाही मचा सकते हैं। पंख परिवर्तन स्वर्ण कोर से अलग है। पंख परिवर्तन आध्यात्मिक शक्ति को पंखों में बदल सकता है, जिससे हवा में उड़ान संभव हो सकती है। एक बार हत्या की प्रवृत्ति में लिप्त हो जाने पर तेजी से आने और जाने वाले, इच्छानुसार हत्या करने वाले शोधन दानव पर्वत में फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के ये संप्रदाय के शिष्य वास्तव में तुच्छ खरपतवार की तरह होंगे, जिनमें अनगिनत मौतें और चोटें होंगी। ये संप्रदाय के लिए भी एक बड़ी आपदा होगी। बहुत समय पहले ऐसी घटनाएं घटित हुई थीं, इसलिए बाद में पंख रूपांतरण से ऊपर के किसी भी साधक के लिए शोधक दानव पर्वत के बाहरी पर्वत में प्रवेश करना पूरी तरह से निषिद्ध कर दिया गया। अच्छा ऐसा है, मो हुआ अचानक समझ गया और सिर हिलाया। इसलिए यहाँ इन राक्षस साधकों की सबसे मजबूत शक्ति स्वर्ण कोर से अधिक नहीं होगी। मो हुआ ने जुन जियू पर नजर डाली। एल्डर जून अंतिम स्वर्ण कोर चरण में है, गहन साधना के साथ, और वास्तविक युद्ध में कमजोर नहीं दिखता है, इसलिए वह उसकी रक्षा करने में सक्षम होना चाहिए। मो हुआ का आत्मविश्वास बढ़ गया। बड़े जून, चलो पहले वापस चलते हैं, मो हुआ ने कहा। वापस जाओ। जुन जियू हैरान था। मो हुआ ने समझाया, रात में फिर आना,
अधिकांश राक्षस जानवर रात के दौरान सक्रिय होते हैं। राक्षस साधक राक्षस तकनीकों का अभ्यास करते हैं, राक्षस शोरबा पीते हैं और राक्षस मांस खाते हैं। राक्षस पथ पर चलते हैं, आमतौर पर रात में बड़ी चालें चलते हैं। इसके अलावा वर्षों से राक्षस साधक यहाँ बिना कोई निशान छोड़े छिपे रहते हैं, संभवतः इसलिए क्योंकि वे रात में निकलते हैं जब शोधक दानव पर्वत सुनसान होता है और गुप्त रूप से जानवरों का शिकार करते हैं ताकि कोई उन्हें खोज न सके। तो रात में आना बेहतर है, जुन जियो ने कहा। तो फिर यही इंतजार क्यों नहीं करते? मो हुआ ने चुपचाप जुन जियो को देखा और फुसफुसाया, हम कुछ चीजों की जांच करने के लिए वापस जा रहे हैं। क्या जांचें? जुन जियो फिर से चकित था। मो हुआ ने उन सफेद हड्डियों की ओर इशारा किया जिन पर कुतरने के निशान थे और धीरे से कहा, इन राक्षस साधकों की उत्पत्ति की जांच करें। जुन जियो की निगाहें थोड़ी सख्त हो गईं, उन्हें तुरंत समझ आ गया। यदि ये राक्षस साधक पहले संप्रदाय के शिष्य थे तो निस्संदेह शोधक दानव पर्वत के अभिलेखों में इनके अभिलेख मौजूद होंगे। उदाहरण के लिए, जो शिष्य हाल के वर्षों में रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन में गायब हो गए। शिष्य मर गए। हो सकता है कि वे वास्तव में रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन में गायब या मर न गए हों। ये बहुत संभव है कि वे वहां राक्षस साधकों में रूपांतरित हो गए, इस प्रकार अपनी मूल पहचान को त्याग दिया और संप्रदाय के अभिलेखागार में मर गए। जुन जियो को अपने दिल में हल्की ठंडक महसूस हुई। यह अटकलें काफी उचित हैं। फिर उसने मो हुआ को अजीब नजर से देखा। जो बातें उसने अभी अभी समझी हैं, क्या इस बच्चे ने उन्हें पहले से ही देख लिया था? ऐसा क्यों लगता है कि मो हुआ, ये शिष्य, स्वयं से भी अधिक जानता है? ऐसा लगता है जैसे वह हर दिन इन राक्षसों और दानवों से निपटता है। जबकि जुन जियो हक्का बक्का था, मो हुआ पहले ही पीछे हटने लगा था। आधे रास्ते में मुड़कर देखा कि जुन जियो अभी भी हक्का बक्का था और खुद को ये कहने से नहीं रोक सका, बड़े जुन, चलो चलें। जुन जियो वास्तविकता में वापस आ गया, सिर हिलाया, ठीक है। मो हुआ की पीठ को देखते हुए उसकी निगाहें अभी भी थोड़ी कांप रही थीं। शायद न केवल वह स्वयं गलत थे, बल्कि उनके पूर्वज भी गलत रहे होंगे। ये बच्चा संभवतः सिर्फ एक गठन प्रतिभा नहीं है। शायद उसे केवल एक शिष्य के रूप में मानना भी पर्याप्त नहीं होगा। अल्पविराम। दोनों पहाड़ी द्वार पर लौट आए और मो हुआ ने कहा, एल्डर जून, हमें अभिलेखों की जांच करनी होगी कि हाल के वर्षों में रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन में कौन से शिष्य गायब हो गए हैं या मर गए हैं, अधिमानतः चित्रों के साथ। मो हुआ को एक और स्पष्ट संदेह था जिसकी पुष्टि की आवश्यकता थी। ठीक है, जुन जियो ने कुछ अनिच्छा से आह भरी। उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि मो हुआ ही बुजुर्ग है और वह केवल बुजुर्ग मो के लिए छोटे मोटे काम करने वाला एक अंगरक्षक है। जुन जियो रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन हॉल में अभिलेख कक्ष की ओर चला गया। मो हुआ ने स्वाभाविक रूप से उसका अनुसरण किया, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद जुन जियो ने उसे रोक दिया, तुम अंदर नहीं जा सकते। मो हुआ आश्चर्यचकित रह गया। जुन जियो ने कहा, केवल ड्यूटी पर मौजूद बुजुर्ग ही अभिलेख कक्ष में प्रवेश कर सकते हैं और उनके पास रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन के अभिलेखों को देखने की योग्यता है। मो हुआ बहुत निराश था। वह वास्तव में रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन के अभिलेखों को देखना चाहता था ताकि यह पता चल सके कि उनमें क्या दर्ज है। अफसोस की बात है, मो हुआ ने निर्देश दिया, तो कृपया अच्छी तरह से देखें कि लोग कौन हैं और चित्रों को मत भूलना। जुन जियो ने आह भरी, ठीक है। एल्डर का टोकन पकड़े हुए जुन जियो ने अभिलेख कक्ष में प्रवेश किया। लगभग 2 घंटे बाद बाहर आकर मो हुआ को देखा। मो हुआ संकेत समझ गया। दोनों ने फिर से रिफाइनिंग डायमंड पर्वत में प्रवेश किया, एक बड़ी चट्टान के पीछे एक उजाड़ और शांत जगह ढूंढी और जमीन पर बैठ गए। जुन जियो फुसफुसाए, मैंने इन्हें चुपके से निकाल लिया। ये प्रतियां हैं जिनमें नाम, मूल, पृष्ठभूमि, करियर, चित्र सभी शामिल हैं। जब आप इन्हें पढ़ लेंगे तो मुझे इन्हें जला देना होगा। मो हुआ का दिल धड़क उठा। यह एल्डर जून वास्तव में विश्वसनीय है। वह न केवल जानता था कि मो हुआ क्या चाहता है, बल्कि उसने उन चीजों को भी पहले से देख लिया था जिनके बारे में मो हुआ ने पहले से नहीं सोचा था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह एल्डर मास्टर झुन के कई पीढ़ियों के परपोते हैं। बिना समय गंवाए मो हुआ ने तुरंत रिकॉर्ड पढ़ना शुरू कर दिया। अभिलेखों में उन लोगों की सूची दर्ज है जो पिछली शताब्दी में रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन में गायब हो गए थे या मर गए थे। खून पिंग सेवर गोल्ड सैक्ट खून परिवार का एक तृतीय श्रेणी का सदस्य 19 वर्षीय रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन में प्रवेश किया, 3 दिन बाद लापता।
2 महीने तक पहाड़ की खोज की, कोई सुराग नहीं, माना जाता है कि वह किसी राक्षस के मुंह में मर गया। जियांग रुलोंग गुई जल संप्रदाय जियांग परिवार का द्वितीय श्रेणी का सदस्य 20 वर्षीय राक्षस शिकार के लिए पहाड़ पर गया। अनुभव की कमी के कारण खतरे का सामना करते ही घबरा गया। राक्षस शिकार के दौरान असफल रहा। एक राक्षस जानवर द्वारा घने जंगल में घसीटा गया, कोई अवशेष नहीं बचा। लैन हुई दानकिंग संप्रदाय एक पुरुष साथी शिष्य के साथ पहाड़ में प्रवेश किया, दोनों की मृत्यु हो गई। लियाओ यंग 10,000 संरचना संप्रदाय अल्पविराम सूची में न केवल सेवक गोल्ड सेक्ट या गुई वाटर सेक्ट के, बल्कि विभिन्न अन्य संप्रदायों के भी लापता अमृत अनुयायियों का उल्लेख था। उनमें से कुछ को वास्तव में रिफाइनिंग डेमन माउंटेन में मर जाना चाहिए था, लेकिन दूसरा हिस्सा कहना शायद इतना आसान नहीं है। ये बहुत संभव है कि सूची में शामिल कुछ मृत शिष्य अब परिष्कृत दानव पर्वत पर हैं, राक्षसों में परिवर्तित हो गए हैं तथा मांस और रक्त पर दावत उड़ा रहे हैं। शायद ये बात इससे भी आगे जाती है। मोहुआ के अंतर्ज्ञान में अपरिचित नाम और रूप वाले कुछ शिष्यों को अजीब तरह से कुछ हद तक परिचित महसूस हुआ। यह एक प्रकार का कार्य कारण अंतर्ज्ञान है, मानो पहले भी उनके बीच कोई बातचीत हुई हो। मोहुआ ने थोड़ा सोचा और अचानक याद आया, पाप के साधकों। उस समय बॉस जियांग की सूची के आधार पर उसके द्वारा पकड़े गए कई पाप साधक संप्रदाय की विरासत को लेकर चल रहे थे और तार्किक रूप से उनकी जड़ें संप्रदाय में होनी चाहिए थी, लेकिन ताओवादी न्यायालय की जांच से कुछ भी पता नहीं चला। मोहुआ पहले तो उलझन में था, लेकिन अब इस सूची को देखने के बाद उसे अचानक एहसास हुआ कि जो पाप साधक बाहर रह रहे हैं और अपराध कर रहे हैं, वे संप्रदाय के रिकॉर्ड में पहले से ही मृत हो सकते हैं। यही कारण है कि ताओवादी न्यायालय को कुछ भी नहीं मिला। संप्रदाय के लिए भी इसका सत्यापन करना अत्यंत कठिन है। दूसरे शब्दों में, न केवल शोधक दानव पर्वत के भीतर के राक्षस साधक, बल्कि कियान शिक्षण राज्य सीमा के बाहर जघन्य कृत्य करने वाले दुष्ट साधकों के भी शोधक दानव पर्वत पर अभिलेख मिटा दिए जाएंगे। दानव पर्वत को परिष्कृत करना मिटाने के काले कपड़े की तरह है। इससे पहले कि संप्रदाय के अनुयायी मृत्यु अभिलेखों के माध्यम से पाप साधक, राक्षस साधक या यहाँ तक कि दानव साधक में पतित हो जाएं, ये सभी निशानों को मिटा देता है। अभिलेखों को मिटाने, उनका चेहरा या नाम बदलने के बाद कोई भी उनकी उत्पत्ति का पता नहीं लगा सकता। मोहुआ को अपने दिल में हल्का सा झटका महसूस हुआ। कोई आश्चर्य नहीं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि दुष्ट ईश्वर के वे गुर्गे काले वस्त्रधारी मानव तस्कर इतने अनियंत्रित हैं, और जब ताओवादी न्यायालय ने जांच की तो वे गतिरोध पर पहुंच गए, क्योंकि जब उन्होंने संप्रदाय का पता लगाया तो उन्हें पता चला कि वास्तव में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, क्योंकि मिलान करने वाले शिष्य पहले से ही मृत हैं। और संप्रदाय की नज़र में ताओवादी न्यायालय द्वारा किसी मृत या अस्तित्वहीन शिष्य की जांच करना और उन्हें तस्करों या अन्य राक्षस साधकों के साथ मिलीभगत के रूप में बदनाम करना स्पष्ट रूप से परेशानी भड़काने, झूठी अफवाहें फैलाने और दुर्भावनापूर्ण बदनामी के रूप में देखा जाता है। कोई भी संप्रदाय संभवतः इसे अनदेखा नहीं कर सकता। संप्रदाय के हितों, संप्रदाय की प्रतिष्ठा और यहाँ तक कि मृत शिष्यों के सम्मान की रक्षा के लिए संप्रदाय के पास ताओवादी न्यायालय का विरोध करने और उनकी जांच में बाधा डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए एक बार जब ताओवादी न्यायालय जांच शुरू कर देगा तो गतिरोध पैदा हो जाएगा। यहाँ तक कि अंकल गू भी, चाहे वह कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, ये बेकार है। वह ताओवादी न्यायालय का पर्यवेक्षक है और वहां से जांच करते समय वह हमेशा संप्रदाय के द्वारों से अलग रहेगा। मोहुआ को अचानक एहसास हुआ और अंततः उसने इन बातों पर स्पष्ट रूप से विचार किया, लेकिन वह अभी भी थोड़ा सा आश्वस्त नहीं था। आखिरकार ये तो सिर्फ उनके अनुमान हैं। कार्य कारण का अंतर्ज्ञान केवल अंतर्ज्ञान है, और इसका मतलब यह नहीं है कि यह पूरी तरह से अचूक है। सत्यापन की आवश्यकता है। मोहुआ ने सूची को फिर से पलटा। अज्ञात समय के बाद मोहुआ की पुतलियां सिकुड़ गईं और कुछ ही क्षणों बाद उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। यह पाया, सूची में एक नाम था, जी कैंगशान गुई जल संप्रदाय के शिष्य, 21 वर्षीय, तृतीय श्रेणी जी परिवार से, मध्य चरण फाउंडेशन स्थापना साधना, अभिमानी और आत्मसंतुष्ट, अकेले राक्षसों का शिकार करने गए और गायब हो गए। 3 महीने बाद मृत मान लिया गया। ये नाम मोहुआ ने पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन नाम के आगे लगा चित्र मोहुआ को बहुत परिचित लगा। ये व्यक्ति, ये चेहरा उस समय का वह काले कपड़े वाला नेता था। ऐसा प्रतीत होता है कि 2 या 3 साल पहले की बात है,
जब चेंग मो और कुछ अन्य लोगों ने काले कपड़े पहने 20 से अधिक मानव तस्करों को कल्टीवेटर बेचते हुए देखा। काले कपड़े पहने लोग उनका पीछा कर रहे थे और वे लगभग एक वृत्तांत की ओर जा रहे थे, तभी मैं उनसे टकरा गया। मैंने थोड़ा सा हाथ बटाया, चेंग मो को बचाया, तस्करों को मार डाला और अपहृत किसानों को बचाया। अधिकांश तस्कर मर गए, काले पानी के तालाब में तब्दील हो गए। केवल एक अपवाद, वह काले कपड़े वाला नेता। काले वस्त्र पहने हुए उस नेता ने, जो एक दुष्ट देवता के अवशेष लिए हुए था, बंजर पहाड़ तक मेरा पीछा किया और फिर मेरे तरीकों से फंसकर मारा गया। काले कपड़े पहने नेता की मृत्यु के बाद मो हुआ ने उसका चेहरा देखा। यद्यपि उसके चेहरे पर ली फायर फॉर्मेशन के कारण कुछ जलने के निशान थे, फिर भी वह काफी युवा लग रहा था। अनुमानतः उसकी उम्र केवल 20 वर्ष के आसपास थी। वह चेहरा अब धीरे धीरे मेरे सामने मौजूद चित्र के साथ ओवरलैप हो गया। जी कैंग शान। मो हुआ की आंखें चमक उठीं। इससे मेरा अनुमान पुष्ट होता है। मो हुआ ने समरेखा की फिर से जांच की और पाया कि जी कैंग शान का गायब होना काले कपड़े वाले नेता की उसके द्वारा हत्या के ठीक एक दिन बाद हुआ था। अर्थात जिस क्षण काले कपड़े पहने नेता मानव तस्कर की मृत्यु हुई, संप्रदाय के शिष्य जी कैंग शान भी रिफाइनिंग डायमंड पर्वत पर गायब हो गए। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक बहुत ही परिपक्व और स्थिर, लगभग निर्बाध प्रक्रिया है। और इसके पीछे शामिल लोग और ताकतें निश्चित रूप से छोटी नहीं हैं। मो हुआ की आंखें ठंडी हो गईं। उसके बगल में जुन जियो ने मो हुआ को परिवर्तनशील भावों के साथ गहराई से ध्यान केंद्रित करते हुए देखा। मदद नहीं कर सका लेकिन पूछा, क्या तुम्हें फिर से कुछ पता चला? मो हुआ ने जुन जियो की ओर देखा, एक पल के लिए सोचा और सब कुछ नहीं बताया, केवल वही बताया जो उनके सामने था। शोधन दानव पर्वत के राक्षस साधक संभवतः इस सूची में शामिल वे शिष्य हैं जो गायब हो गए हैं या मर गए हैं। मो हुआ के इस रहस्य से अनजान जुन जियो ने सहमति में सिर हिलाया और चुपके से आह भरी। दीपक के नीचे की चूक। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि कियान लनिंग स्टेट बाउंड्री में संप्रदाय के बुजुर्गों की आंखों के सामने ऐसा होगा। कुछ लोगों में सचमुच बहुत ज्यादा हिम्मत होती है और उनका संचालन वास्तव में बहुत सावधानीपूर्वक किया जाता है। इसके पीछे की साजिश भी संभवतः छोटी नहीं है। जुन जियो ने आसमान की ओर देखा, फिर कहा, देर हो रही है, चलो उस व्हाइट बोन वाली जगह को फिर से देखते हैं। मो हुआ ने सिर हिलाया। दोनों एक बार फिर निकल पड़े। इस समय सूर्यास्त के समय आकाश लाल रंग में रंगा हुआ था। ये रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन में एक सामान्य दृश्य था, लेकिन हमेशा की तरह नहीं। इस समय के आसपास मो हुआ राक्षस जानवरों का शिकार समाप्त कर सूर्यास्त में नहाए पहाड़ से नीचे उतरकर संप्रदाय में वापस आ जाता। लेकिन इस बार वह रिफाइनिंग डायमंड पर्वत के घने जंगल की गहराई की ओर बढ़ रहा था, गोधूली का लाभ उठाते हुए, कदम दर कदम रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन के अंधेरे में चलते हुए। कि सूर्य पश्चिम में डूबा, रात छा गई। परिष्कृत दानव पर्वत ने गोधूली के अपने आवरण को उतार दिया, दिन की स्पष्टता खो दी और गहरा तथा दमनकारी हो गया। रात की हवा ठंडी थी, जमीन पर कीड़े मकोड़े और सांप रेंग रहे थे। कभी कभी राक्षस जानवर धीमी आवाज में बड़बड़ा रहे थे। अंधेरे में अज्ञात खतरे छिपे हुए थे। सौभाग्य से जुन जियो लेट गोल्डन कोर स्टेज पर था। मो हुआ उसके पीछे पीछे चल पड़ा। रास्ते में उसे कोई खतरा नहीं हुआ। दोनों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए गतिशील तकनीकों का प्रयोग किया और घने जंगल की गहराई में पहुंच गए, जहां एक रक्त की धारा कलकल करती हुई श्वेत अस्थि समुद्र तट में बदल गई। अभी शाम के 7 बजे थे। चांदनी बर्फ की तरह लग रही थी, जिससे व्हाइट बोन बीच पर एक अजीब सी ठंडक छा गई थी। फिर भी राक्षस साधकों का कोई निशान आसपास नहीं था। दोनों पास ही में इंतजार करने लगे। उन्होंने 22 बजे तक इंतजार किया, जब अचानक एक राक्षसी हवा उठी जिससे खून की तीखी गंध फैल गई। मो हुआ एक पेड़ पर बैठी हुई थी और नीचे देख रही थी कि दिव्य ताओव्यूह की आड़ में घने जंगल में कुछ छायादार आकृतियां उभर रही हैं। काले वस्त्रों में लिपटी ये परछाइयां मानव और राक्षस दोनों लग रही थीं। कुछ 2 पैरों पर खड़ी थीं, कुछ 4 पैरों पर रेंग रही थीं। जंगल के अंधेरे से निकलकर धीरे धीरे व्हाइट बोन बीच के पास इकट्ठा हो रही थीं। ठंडी चांदनी ने उन्हें एक एक करके प्रकट कर दिया, मानो दुष्ट आत्माएं पाताल से रेंगते हुए बाहर आ रही हो, जिन्हें देखना डरावना था। कुछ ही क्षण बाद राक्षस साधकों का एक और समूह आ पहुंचा। ये राक्षस साधक, कुछ लोग रक्त से लथपथ राक्षस जानवरों की लाशों या अंगों को घसीटते हुए, कुछ लोग धोते हुए, कुछ अपने कंधों पर उठाते हुए। ये जानवर अभी अभी शिकार किए गए प्रतीत होते थे। उन्होंने इन राक्षस जानवरों को व्हाइट बोन बीच पर फेंक दिया।
राक्षस साधकों के एक समूह ने नाले के पास इन राक्षस जानवरों के मांस को कुतरना शुरू कर दिया। दृश्य अत्यंत विभत्स था। जुन जियो को बेचैनी महसूस हुई। उसने मोहुआ की ओर देखा। मोहुआ की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, मानो उसने इस दृश्य का पूर्वानुमान लगा लिया था, या शायद वह ऐसी घटनाओं का आदी हो गया था। जुन जियो कुछ हद तक अविश्वासी था। ये बच्चा, वह इतना शांत कैसे है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने इससे भी अधिक रक्तरंजित या अराजक दृश्य देखे हों? इतनी कम उम्र में उसने क्या अनुभव किया है? जब जुन जियो आश्चर्यचकित था, उसने अचानक देखा कि ताइक्सु टोकन सक्रिय था। उसकी दिव्य इंद्री मोहुआ को संदेश भेजते हुए देखने के लिए उत्सुक थी। बड़े जून, चलो स्थान बदलते हैं, हम चुपके से सुन सकते हैं। जून जियो चौंक गया, मोहुआ की ओर देखा और उसे एक नजर देखा, दूसरी तरफ सिर हिलाया। दूसरी ओर एक ऊंचा पेड़ था। पेड़ के नीचे 3 राक्षस साधक थे, जो पेट भर खाकर राक्षसी अवस्था से वापस आकर काले वस्त्र पहने हुए इकट्ठे होकर बातें कर रहे थे। जुन जियो कुछ हद तक परेशान था। ये बच्चा संभवतः पहली बार नहीं सुन रहा है। उसके व्यवहार को देखते हुए वह एक गुप्तचर अनुभवी होना चाहिए। जुन जियो ने आह भरी और सहमति में सिर हिलाया। दोनों चुपके से आगे बढ़े, यहाँ पेड़ की चोटी से चुपचाप दूसरी ओर की शाखाओं की ओर कदम बढ़ाते हुए। उतरते समय नीचे से कर्कश आवाजें आईं। स्वादिष्ट नहीं। राक्षस जानवर का मांस बहुत सूखा और कठोर है, चबाना कठिन काम है। एक राक्षस साधक अभी भी कुछ चबा रहा था, उसकी आवाज जानवर की तरह धीमी थी। काश खाने के लिए मानव मांस होता, ये बहुत कोमल है। सपना देखो, इस शोधक दानव पर्वत पर सभी संप्रदाय के शिष्य हैं, तुम उन्हें कैसे खा सकते हो? यह असंभव नहीं है, बस इसे चुपके से करो। पहले मैंने बचा हुआ खाना उठाया था, एक अज्ञात संप्रदाय का अनुयायी पहाड़ों में खो गया था। मैंने मौका पकड़ा, उसे मार डाला, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे जिंदा खा गया। उसकी त्वचा और मांस वास्तव में राक्षस जानवरों से भी ज्यादा स्वादिष्ट थे, यहाँ तक कि हड्डियां भी कुरकुरी थीं। एक राक्षस साधक ने फटकार लगाई, गुरु ने कहा था कि शांत रहो, कम परेशानी पैदा करो। ये ठीक है, आसपास कोई नहीं है, दूसरों को नहीं पता कि उसकी मौत कैसे हुई। शोर के बीच एक और आवाज आए, कितनी अफसोस की बात है, काश महिला शिष्याएं होती, महिलाएं तो और भी कोमल होती हैं। एक राक्षस साधक खुद को शाप देने से नहीं रोक सका, लानत है तुम्हें, तुम इन्हें खाना चाहते हो। एक भयावह और कान फाड़ देने वाली हंसी सुनाई दी, पहले उन्हें मार डालो फिर खा लो, सब एक ही बात है। ये शब्द सुनते ही जुन जियो का दिल तुरंत हत्या के इरादे से भर गया। मोहुआ ने तुरंत उसकी आस्तीन खींची। जुन जियो ने क्षण भर के लिए अपनी अभिव्यक्ति रोक दी, फिर अपने दांतों को भींच लिया और अपने अंदर की हत्या की मंशा को बलपूर्वक दबा दिया। नीचे कई राक्षस साधक धीमी आवाज में बातचीत करते रहे। वास्तव में मैं प्रतिदिन पहाड़ों में घूम रहा हूँ, राक्षस का मांस खा रहा हूँ, राक्षस का खून पी रहा हूँ, राक्षस जानवर की तरह रह रहा हूँ। मैं लगभग भूल ही गया हूँ कि मैं मानव हूँ। मैं यहाँ बहुत लंबे समय से फंसा हुआ हूँ। अगर मैं अपने अंदर के मानवीय स्वभाव को वापस नहीं लाऊंगा तो मैं सचमुच उन राक्षस जानवरों जैसा बन जाऊंगा। इससे कोई मदद नहीं मिलती। एक अन्य राक्षस साधक ने उपहास किया, जब से आपने राक्षस तकनीक शुरू की है, आपकी मानवता मुरझाने लगी है, ये व्यर्थ है। औरतों के साथ खेलना, उसने ठंडी आवाज में कहा। थोड़ी देर बाद औरत चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो, वो तुम्हें कच्चे मांस का एक लोथड़ा ही लगेगी। आपके दिमाग में केवल यही विचार रहेगा कि उसकी खाल कैसे उतारी जाए और उसे कैसे खाया जाए, कोई अन्य इच्छाएं नहीं रहेंगी। पास में ही खड़े एक राक्षस साधक ने उसे श्राप दिया, लानत है तुम्हें, तुम राक्षसों के क्षेत्र में बहुत अंदर तक घुस गए हो। बहुत निराशाजनक। उसे नजरअंदाज करो, वह 100 साल से राक्षस साधक है, अब मानव शब्द लिखना भी नहीं जानता। पिछले राक्षस साधक ने ठंडी हंसी के साथ उदासीनता से घोषणा की, जब तुम सब 100 साल तक राक्षसों की साधना कर लोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं सही हूं। मनुष्य भी एक प्रकार का राक्षस है। लिंग, सुंदरता या कुरूपता की सभी अवधारणाएं सड़ते हुए मांस के टुकड़े मात्र हैं। जब तक इसे खाया जा सकता है, बाकी कुछ भी मायने नहीं रखता। फिर इन राक्षस साधकों ने इस विषय पर कुछ देर तक और बातचीत की। बाद में और अधिक राक्षस साधक एकत्रित हो गए। जैसे जैसे संख्या बढ़ती गई, बातचीत और अधिक असंबद्ध होती गई। मोहुआ ने सुना और कुछ उलझन में पड़ गया। कुछ समय बाद अंततः एक राक्षस साधक ने एक शब्द का उल्लेख किया जो मोहुआ के लिए महत्वपूर्ण था। 10,000 राक्षसों की घाटी। एक अपेक्षाकृत युवा आवाज, जिसमें स्पष्ट भावनाएं थीं, जो बहुत अधिक शैतानी नहीं लग रही थी,
तथा जिसमें अभी भी कुछ हद तक मानवता बरकरार थी, बोली, 2 दिन में हम 10,000 राक्षसों की घाटी में प्रवेश कर जाएंगे। 1 वर्ष के भीतर हम जंगली शिकार के लिए बाहर नहीं आ सकेंगे। यदि आप अंदर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आपको ताज़ी हवा लेने के लिए जल्दी ही बाहर भेज दिया जाएगा। भी घाटी बहुत दमनकारी है, गंदी और सड़ांध भरी, हर दिन 1 साल जैसा लगता है। बस बहुत हो गया, एक राक्षस साधक ने अधीरता से कहा। घाटी के अंदर की बातों के बारे में कम शिकायत करो और कम बोलो। यंग मास्टर ने हमें राक्षस कौशल और राक्षस पैटर्न प्रदान किए हैं, हमें उनकी सेवा करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। महुआ, जो पेड़ से छिपकर सुन रहा था, ये सुनकर भौहें चढ़ा ली। युवा मास्टर फिर से, ये कौन सा युवा मास्टर है? और ये थोड़ा अजीब है। इन शब्दों के कहे जाने के बाद अन्य राक्षस साधक स्पष्ट रूप से मौन हो गए। कुछ लोग भले ही चुप थे और प्रतीत होता है कि वे विचलित नहीं थे, महुआ उनकी दिव्य इंद्रियों के माध्यम से क्रोध और आक्रोश का एक अंश महसूस कर सकता था। कुछ ठीक नहीं है। महुआ की नजर थोड़ी संकुचित हो गई। कुछ क्षण की दबी हुई खामोशी के बाद अन्य लोग भी आ गए और बातचीत पुनः शुरू हो गई। लेकिन बातचीत अस्पष्ट और रुक रुक कर हुई। महुआ ने काफी देर तक सुना, लेकिन टुकड़ों में से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बड़ी मुश्किल से ही जुटा पाए। रक्तधारा श्वेत अस्थि भूमि में 10,000 राक्षसों की एक घाटी है। 10,000 राक्षसों की यह घाटी सभी राक्षस साधकों का अड्डा है। घाटी का प्रवेश द्वार वर्ष भर बंद रहता है, कड़ी सुरक्षा रहती है तथा महीने में एक बार खुलता है। घाटी के अंदर अनगिनत राक्षस साधक रहते हैं, जो समूहों में शिकार करने के लिए निकलते हैं, अर्थात शोधक दानव पर्वत पर राक्षस जानवरों का अवैध शिकार करने के लिए। अवैध शिकार किए गए राक्षस जानवरों को उनके प्रकार के अनुसार वर्गीकृत और प्रबंधित किया जाता है। या तो राक्षस साधकों के लिए चारा के रूप में जिंदा खा लिया गया, हड्डियों को व्हाइट बोन बीच पर त्याग दिया गया, गठन के लिए बलिदान दिया गया, या फिर जीवित पकड़ लिया गया, अज्ञात उद्देश्यों के लिए 10,000 राक्षसों की घाटी में भेज दिया गया। और व्हाइट बोन बीच पर वास्तव में एक बुरी संरचना अंकित है। वास्तव में ये किस प्रकार का दुष्ट संगठन है? महुआ ने उत्तर नहीं सुना। इनमें से अधिकांश राक्षस साधक संरचना अंधे हैं। भले ही राक्षस साधक बनने से पहले उनके पास संरचना में कुछ निपुणता थी, लेकिन इतना अधिक राक्षस मांस खाने के बाद उनका दिमाग खराब हो गया होगा, और जो स्पष्ट रूप से सोच सकते हैं वे शायद लगभग न के बराबर ही होंगे। उनसे संरचनाओं के बारे में विशेष जानकारी सुनने की उम्मीद करना निश्चित रूप से अवास्तविक है। फिर भी महुआ ने कुछ सुराग इकट्ठा किए। एक राक्षस साधक के अनुसार भारी स्वर में बोलते हुए, केवल प्रत्येक माह की 16वीं तारीख को पूर्णिमा के साथ घाटी खुलती है, जिससे श्वेत अस्थि पथ प्रकट होता है, अन्यथा कोई भी व्यक्ति, कोई भी दानव रक्त प्रवाह की गहराई में प्रवेश नहीं कर सकता। 10,000 दानवों की घाटी के प्रवेश द्वार तक नहीं पहुंच सकता। श्वेत अस्थि भूमि में रक्त प्रवाह की गहराई में अतिक्रमण करना और कदम रखना एक अभिशाप को जन्म देगा। चेतना बिखर जाएगी, पागलपन में मर जाएगी। राक्षस साधक ने भयानक स्वर में कहा। महुआ सुनकर भ्रमित हो गया, लेकिन इन शब्दों और अपने स्वयं के साधना अनुभव के आधार पर वह मोटे तौर पर अनुमान लगा सकता था कि श्वेत अस्थि भूमि में बताई गई विधियों में संभवतः बुरी आत्माओं से संबंधित दुष्ट संरचनाएं शामिल हैं। जहां तक उन दुष्ट संरचनाओं का प्रश्न है, स्वयं एक ईमानदार प्रशिक्षण मास्टर होने के नाते तथा दुष्ट रास्तों पर न जाने के कारण वह उन्हें ठीक से पहचान नहीं सका। अब रात के 22 बज चुके थे। रक्त की धारा से बदबू आ रही थी, सफेद हड्डियां भूतिया लग रही थीं। ठंडी चांदनी सिर पर छा रही थी। महुआ ने ऊपर देखा। रक्त की कलकल बहती धारा का अनुसरण करते हुए, दूर तक देखते हुए, उसने वास्तव में एक भयावह, भयानक और गहन रक्तिम आभा को अंधेरे में एक भयंकर जानवर की तरह छिपा हुआ पाया। 10,000 राक्षसों की घाटी, सारे रहस्य भीतर ही छिपे होने चाहिए। लेकिन वर्तमान मुद्दा यह है कि 10,000 राक्षसों की इस घाटी में प्रवेश कैसे किया जाए, या फिर शायद प्रवेश पर विचार न करें, बस एल्दजुन को लोगों को बाहर से हत्या शुरू करने के लिए बुलाएं। महुआ ने चिंतन में भौहें चढ़ाईं। फिर 2 राक्षस साधक चुपके से भीड़ को छोड़कर घने जंगल की ओर चले गए। महुआ ने पलकें झपकाईं, फिर जुन जियो की ओर देखा। जुन जियो ने भी स्पष्ट रूप से इस पर ध्यान दिया। उनकी आंखें मिली, दोनों ने समझ में सिर हिलाया, फिर दोनों चुपचाप जंगल में चले गए, चुपके से उन 2 पाप साधकों के पीछे पीछे। जुन जियो एक गोल्डन कोर साधक था, जो आसानी से 2 फाउंडेशन बिल्डिंग राक्षस साधकों का पीछा कर रहा था।
लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर उन्होंने पाया कि मोहुआ, जो फाउंडेशन बिल्डिंग मिडिल स्टेज पर था, ऐसे कार्यों में भी निपुण था, कोई निशान या आवाज नहीं छोड़ता था, उसकी फुर्तीली आकृति रात के साथ विलीन होती प्रतीत होती थी। यदि उसने ध्यान नहीं दिया होता तो शायद जुन जियो ने उसे अनदेखा कर दिया होता। आश्चर्यचकित होकर जुन जियो को दिल से आश्वस्त महसूस हुआ। यह मासूम सा दिखने वाला बच्चा निश्चित रूप से अक्सर शरारतें करता रहता है, लेकिन मोहुआ को इतना कुशल और गति बनाए रखने में सक्षम देखकर जुन जियो निश्चिंत हो गया। दोनों राक्षस साधक राक्षस समूह से अलग होकर आगे आगे चलते गए और पूरे रास्ते एक शब्द भी नहीं बोले, जब तक कि आसपास कोई नहीं है। फिर चुपके से फुसफुसाते रहे, क्या ये सचमुच ठीक है? क्या ठीक नहीं है? क्या तुम जिंदगी भर उस घिनौनी घाटी में रहना चाहते हो? लेकिन आराम करो, मैंने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है। एक लंबे दैत्याकार किसान ने अपनी आवाज धीमी कर दी, भारी स्वर में। मैं मिस्टवाटर सिटी से हूँ, जिन परिवार से हमारा मार्गदर्शन करने वाले शिष्य के मेरे पिता से संबंध है, वे इस पर आंखें मूंद लेंगे। हमें इस पीड़ा से बचने के लिए बस मौत का नाटक करना होगा। घाटी में कोई है जो हमें छुपकर रख रहा है। युवा राक्षस साधक अभी भी हिचकिचा रहा था। लंबे राक्षस साधक ने कहा, इसके बारे में सोचो, एक बार बाहर निकलने के बाद अपने कौशल के साथ हम आसानी से किसी राक्षस संप्रदाय में शामिल हो सकते हैं या किसी जादू संप्रदाय में शामिल हो सकते हैं। भोजन, महिलाएं सभी आसानी से उपलब्ध हैं। इस पहाड़ पर मवेशियों की तरह रहने के बिना क्या ये चिंतामुक्त नहीं है? युवा राक्षस साधक वास्तव में प्रलोभन में पड़ गया। उसने कुछ समय पहले ही राक्षसी तकनीकों का अभ्यास शुरू किया था। हाल ही तक वह एक प्रतिभाशाली शिष्य थे जो पारिवारिक अपेक्षाओं से भरे हुए थे तथा संप्रदाय के शिष्यों के बीच अपना स्थान सुरक्षित करने के लिए अपने प्रयासों पर निर्भर रहने की आशा रखते थे। वह ये सिद्ध करना चाहता था कि वह महान परिवारों के उन सच्चे स्वर्गीय गौरवों से बहुत कम नहीं है। लेकिन किसी तरह वह इस स्थिति में आ गया। अपने माता पिता और परिवार के लिए वह पहले ही मृत हो चुका था। फिर भी यहाँ रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन पर वह अभी भी जीवित था, न तो वास्तव में मानव और न ही भूतिया, एक राक्षसी प्राणी की तरह जो प्रकाश के लिए अयोग्य था। भी पीछे मुड़कर सोचने पर वह कुछ हद तक भ्रमित महसूस करता है। उसे तो ये भी पता नहीं था कि वह कदम दर कदम इस मुकाम तक कैसे पहुंच गया। मानो अचानक कोई दुर्स्वप्न आ गया हो जिससे वह कभी नहीं जागेगा। वह एक व्यक्ति से एक पशु में परिवर्तित हो गया जो कच्चे मांस और रक्त पर जीवित रहता था, और एक गलत कदम हमेशा के लिए अपूरणीय हो गया। चूंकि इसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए मुझे पहले इस दुख के सागर से बचने का रास्ता ढूंढना होगा। युवा राक्षस साधक ने सोचा और फिर गंभीरता से कहा, भाई झाओ, कृपया मेरी मदद करें। भविष्य में मैं निश्चित रूप से आपके मार्गदर्शन का पालन करूंगा। आप जो भी कहेंगे मैं करूंगा। लंबा राक्षस किसान बहुत खुश था, लेकिन युवा राक्षस साधक ने धीरे से पूछा, आखिर हम बाहर कैसे निकले? मोहुआ भी हैरान था। रिफाइनिंग दानव पर्वत सील कर दिया गया है। ये राक्षस साधक राक्षस क्यूई से भरे हुए हैं और पहाड़ों में फंसे हुए हैं। वे पहाड़ के द्वार से कैसे निकल सकते हैं? लंबे राक्षस साधक ने अपनी आवाज बहुत धीमी कर दी। यह मामला मैं आपको गुप्त रूप से बता रहा हूं, इसे बिल्कुल भी लीक नहीं किया जा सकता। युवा राक्षस साधक गंभीर दिखाई दिया और करीब झुक गया। उनकी आवाज लगभग सुनाई नहीं दे रही थी। मोहुआ बड़े पेड़ पर लेटा हुआ था, सहज रूप से उसके करीब झुक रहा था। ये सुनना चाहता था कि वे क्या कह रहे हैं। लेकिन जैसे ही वह आधा नीचे झुका, उसने लंबे राक्षस साधक को तेजी से चिल्लाते हुए सुना, वहां कौन है? मोहुआ चौंक गया। क्या मुझे खोज लिया गया है? असंभव। दिव्य इंद्रिय परिवर्तन के बाद से उनके दिव्य विचार अधिक मजबूत हो गए तथा लघु पंचतत्व गुप्त कौशल सीखने के बाद उनकी गुप्त विधियां उत्कृष्ट हो गईं तथा उनका ट्रैकिंग अनुभव भी अधिक समृद्ध हो गया। हर निशान अचूक था। इससे पहले कभी किसी ने उसे नहीं खोजा था। क्या इस राक्षस साधक की इंद्रियां इतनी तेज हो सकती हैं? मोहुआ तुरंत पूरी तरह से सतर्क हो गया। इस राक्षस साधक को नियंत्रित करने की तैयारी कर रहा था। फिर एल्डर जून के पीछे छिप गया और एल्डर जून को इस परेशानी से निपटने दिया। लेकिन इससे पहले कि वह उठ पाता, लंबे राक्षस किसान ने अपना हाथ उठाया। फिर भी वह मोहुआ की ओर इशारा नहीं कर रहा था, बल्कि युवा राक्षस साधक के पीछे एक खाली जगह की ओर इशारा कर रहा था। उसकी अभिव्यक्ति भारी थी जब उसने कहा, कोई है वहां? युवा राक्षस साधक, जो वास्तव में युवा था, पूरी तरह से रक्षाहीन था और उस दिशा में देखने के लिए मुड़ा जिस ओर लंबा राक्षस साधक इशारा कर रहा था।
जैसे ही वह मुड़ा उसे कुछ एहसास हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मुंह हुआ अंधेरी रात में स्पष्ट रूप से लाल रक्त प्रकाश की चमक देख सकता था। लंबे राक्षस साधक का हाथ राक्षसीकरण के साथ एक तेज पंजे में बदल गया, जिससे राक्षसी शक्ति चरम पर पहुंच गई। फिर एक भयंकर हवा के साथ एक पल में युवा राक्षस साधक की पीठ में छेद हो गया। उसकी छाती में छेद हो गया, दिल टूट गया। युवा राक्षस साधक की अभिव्यक्ति भयभीत थी, उसके बाद असीम क्रोध की लहर उठी। वह उस लंबे राक्षस किसान से बदला लेना चाहता था। भले ही इसका मतलब मरना हो, वह मांस का एक टुकड़ा फाड़ना चाहता था। लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और मरने के करीब था। वह बिल्कुल भी मैच नहीं था। कई राउंड तक संघर्ष करने के बाद उसकी भुजाएं टूट गईं, उसके पेट में लंबे राक्षस कल्टीवेटर ने छेद कर दिया और वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा, पूरी तरह से मृत। लंबे राक्षस साधक ने अपनी बांह पर लगे खून को चाटा, जमीन पर पड़ी लाश को ठंडी निगाहों से देखा और मजाक करते हुए कहा, क्या तुमने कभी यह भी देखा कि तुम्हारी कीमत क्या है? हालांकि आप एक परिवार से हैं, क्या आप स्वर्गीय गौरव के उन वास्तविक युवा स्वामियों से तुलना कर सकते हैं? कोई भी तुम्हें नीची नजर से देखने की हिम्मत कर सकता है। हाँ, आपकी प्रतिभा प्रभावशाली है, लेकिन इससे क्या? अहंकार से भरा, बुद्धि से रहित, जिन पर आप चढ़ नहीं सकते, उन्हें देखकर आप अपना सिर नीचे करना भी नहीं जानते। तुम्हारे अलावा और कौन मरने का हकदार है? युवा राक्षस साधक जमीन पर ठंडा और मृत पड़ा था, उसकी आंखें खुली हुई थीं, उसे शांति नहीं मिल रही थी। लंबे राक्षस साधक ने अपना काला चोगा उतारना शुरू कर दिया। तुम्हें मारकर, तुम्हें एक सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल करके मैं बाहर निकल सकता हूं, उसने कहा, और फिर व्यंग्यपूर्वक व्यंग्य किया, अपने बड़े भाई को उसकी बेरुखी के लिए दोष मत दो। तुम भले ही मर गए हो, मैं तो अभी भी जिंदा हूं, है ना? जिंदगी 300 साल से भी ज्यादा की है। मेरे जाने के बाद मैं तुम्हारे लिए इन 300 सालों के सौभाग्य का आनंद लूंगा। जब ये सब हो जाएगा तो तुम्हारा बड़ा भाई नीचे जाकर तुमसे माफी मांगेगा। तुम्हें भी पछतावे के साथ नहीं मरना चाहिए। वह युवा राक्षस साधक की आंखें बंद करना चाहता था, लेकिन कई प्रयासों के बाद भी वह उन्हें बंद नहीं कर सका। धिक्कार है, टोस्ट का अनादर करना और सजा भुगतना। क्रोध में आकर लंबे राक्षस साधक ने भयंकर रूप से उसे फाड़ दिया, जिससे युवा राक्षस साधक की आंखें खून से लथपथ और क्षत विक्षत हो गईं। आंखों के गड्ढों से खून बह रहा था, मानो खून के आंसू बह रहे हों। धिक्कार है, क्या दुर्भाग्य है। लंबे राक्षस साधक ने ठंडी सांस ली और थूका, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसने अंधेरी रात में एक अदम्य सफेद तलवार की रोशनी को चमकते हुए देखा। उसका पूरा हाथ सड़ी हुई मिट्टी की तरह कटा हुआ था। राक्षस का खून बह निकला। उसके चेहरे पर घबराहट सी झलक रही थी। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, एक और तलवार की रोशनी उसके पैर को चीरती हुई अलग हो गई। लंबा राक्षस साधक तुरंत ही जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखें भय से भरी हुई थीं, और जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, एक पतला साधक उसके सामने प्रकट हो गया। जुनजियो, पानी जैसा चेहरा, क्रोध से भरी आंखें, नुकीली तलवार, इरादे से भरी भारी स्वर्ण कोर तलवार। क्यूई की एक लहर भयंकर रूप से बढ़ी, जिसने लंबे राक्षस साधक को चारों ओर से काट डाला। तलवार क्यूई के दबाव ने इस राक्षस साधक को जमीन पर जकड़ रखा था। राक्षस साधक उठ नहीं सका, उसका चेहरा राख जैसा हो गया था। प्रतिरोध करने की उसकी सारी इच्छाशक्ति खत्म हो गई थी। जुनजियो ने पूरी ताकत नहीं लगाई, फिर भी 3 राउंड से भी कम समय में उसने इस लंबे राक्षस कल्टीवेटर को पूरी तरह से दबा दिया। मुंह हुआ ने संतोष से सिर हिलाया। उसका अंगरक्षक सचमुच शक्तिशाली था। बोलो, जुनजियो ने बर्फ की तरह ठंडे चेहरे से पूछा, तुम्हारी पहचान क्या है? आपने जिस युवा मास्टर का उल्लेख किया है वह कौन है? रिफाइनिंग डेमन माउंटेन छोड़ने के लिए आप क्या योजना बना रहे हैं? लेकिन उस राक्षस साधक ने खून से भरा मुंह दिखाते हुए मुस्कुराया, फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। मुंह हुआ ने भौहें चढ़ाईं और अचानक कठोर होकर कहा, वह ट्रांसमिशन का उपयोग कर रहा है। मुंह हुआ के बोलते ही जुनजियो को भी इसका एहसास हो गया, और उसकी उंगली के एक झटके से एक चमकदार सफेद तलवार जैसी रोशनी उभरी। लंबे राक्षस किसान का दूसरा हाथ भी कट गया। दर्द के कारण ये राक्षस साधक चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका, लेकिन इससे पहले कि वह आवाज निकाल पाता, जुनजियो ने जबरदस्ती स्वर्ण मूल आध्यात्मिक शक्ति से उसका गला जकड़ लिया। मुंह हुआ ने अपनी सफेद उंगलियां भींचते हुए खून के तालाब से खून से लथपथ एक टोकन उठाया। एक पत्र टोकन। मुंह हुआ की आंखें चमक उठीं। एक अच्छी खोज। दूसरी ओर जुनजियो की तलवार जैसी तेज आंखें राक्षस साधक से लगातार सवाल पूछ रही थीं,
तुम किसके आदेश का पालन कर रहे हो? और आपको राक्षस साधक की साधना तकनीक किसने सिखाए? लंबा राक्षस साधक खून से भरे मुंह के साथ लगातार उपहास करता रहा, कुछ नहीं बोला। मोहुआ ने ये देखा और कहा, उसे मार दो, वह बात नहीं करेगा। जून जियो रुक गई और मोहुआ को जटिल भाव से देखने लगी। ये बच्चा मुझसे अधिक निर्णायक कैसे है? एक नज़र में कुछ सवाल पूछने के बाद जवाब का इंतजार किए बिना वह बस कहता है, उसे मार दो। मोहुआ ने कहा, राक्षस साधक का मुंह कठोर होता है और इसके अलावा उसकी अवस्था में जीवित या मृत कोई अंतर नहीं होता, वह निश्चित रूप से नहीं बोलेगा। जुन जियो को इसमें अर्थ तो दिखा, लेकिन फिर भी वह थोड़ा हिचकिचाया। मोहुआ ने फिर अपने हाथ में लेटर टोकन हिलाया, बस ये पूछो। जून जियो आश्चर्यचकित रह गई, फिर उसे समझ में आया और उसने सिर हिलाया। दूसरी ओर लंबे राक्षस साधक ने स्पष्ट आवाज सुनी जिसमें कहा गया था कि उसे मार दिया जाना चाहिए और उसने अपना सिर उठाने के लिए संघर्ष किया और मोहुआ को गुस्से से घूरने लगा। मोहुआ ने निडरता से मुस्कुराते हुए उसकी नजरों का सामना किया। आपने अभी कहा था कि आपके जैसे अच्छे बड़े भाई के 300 साल तक सौभाग्य का आनंद लेने के बाद आप नीचे जाकर उस छोटे भाई से माफी मांगेंगे जिसे आपने अभी अभी मार डाला है। 300 साल बहुत लंबा समय है, क्यों न सीधे जाकर उससे माफी मांग ली जाए। राक्षस साधक की पुतलियां चौड़ी हो गईं और वह मोहुआ को अंतहीन घृणा से घूरने लगा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, एक तलवार की रोशनी चमकी और लंबे राक्षस साधक का सिर धड़ से अलग हो गया और वह वहीं मारा गया। गहरी और अंधेरी थी और घने जंगल में मौत जैसा सन्नाटा था। लंबे राक्षस साधक का सिर झुन जियो ने एक ही तलवार से काट दिया, जिससे वह सीधा जमीन पर गिर पड़ा और अपनी अंतिम सांस लेने लगा। हर जगह खून जमा हो गया था। मोहुआ जरा भी डरा नहीं, बल्कि उसकी दिव्य इंद्रिय तीव्र थी और उसकी नजर राक्षस साधक के पूरे शरीर को गहराई से देख रही थी। फिर उसे उसके पास से एक स्टोरेज बैग और एक जेड स्लिप मिली। अंततः मोहुआ ने एक क्षण के लिए विचार किया और राक्षस साधक के शरीर से काला वस्त्र भी फाड़ दिया। ये सभी चीजें खून से सनी हुई थीं। मोहुआ ने उन्हें थोड़ी देर के लिए साफ किया और फिर स्टोरेज बैग में तलाशी ली। भंडारण थैले के अंदर अधिकांश वस्तुएं ऐसी थीं जिन्हें राक्षस साधक अपने साथ ले जाता था। कुछ रक्त असामान्यता की गोलियां अज्ञात मांस से बनाई गई, कुछ आध्यात्मिक कलाकृतियां, वैध कलाकृतियां जिनका उपयोग बड़े राक्षस साधक ने अपने राक्षसीकरण से पहले किया था, उन्हें स्मृति चिन्ह के रूप में रखा गया है जिन्हें वे त्यागने को तैयार नहीं हैं। इसके अलावा वहां कुछ हड्डियां और अज्ञात मांस से बने झटकेदार मांस का ढेर भी था। अंत में वहां साधना तकनीक मैनुअल और एक दानव पद जेड पर्ची थी। मोहुआ ने राक्षस तकनीक पुस्तिका पकड़ी और उसे खोलने ही वाला था, लेकिन पलक झपकते ही उसके हाथ खाली हो गए। जुन जियू ने मोहुआ के हाथ से राक्षस तकनीक की पुस्तिका छीन ली। राक्षस द्वार का दुष्ट मार्ग यह अच्छी चीज नहीं है, बच्चों को इसे नहीं देखना चाहिए। ओह, मोहुआ ने अपना सिर नीचे किया और स्टोरेज बैग में फिर से खोजबीन करने के बारे में सोचा। लेकिन अगले ही पल स्टोरेज बैग भी जून जियो द्वारा छीन लिया गया। ये भी अच्छी बातें नहीं हैं। बुरी आदतें मत सीखो। श्रमिकों से बचाव के लिए इस पावरफुल तरीके का उपयोग करके देखें। इंसुलक्स डायबिटिक, जुन जियो ने सतर्क भाव से कहा। मोहुआ युवा होने के कारण एक छोटे लड़के की तरह दिखता था, लेकिन जुन जियो की नज़र में वह सिर्फ एक बच्चा था। बच्चों में तीव्र जिज्ञासा होती है। यह एक आशाजनक फॉर्मेशन मास्टर अंकुर है। क्या होगा यदि वह वास्तव में यहाँ था? उसने दानव राक्षस तकनीकों की एक झलक देखी और जिज्ञासा से एक राक्षसी विचार बोया, जो भविष्य में भटके हुए रास्ते की ओर ले जाता है या दानव पथ में गिर जाता है। ये वास्तव में मेरे लिए एक अक्षम्य अपराध होगा। यदि पूर्वज ने जीवित रहते हुए भी मेरी खाल नहीं उतारी होती, तो भी मुझे जीवन भर इसका पछतावा होता। मोहुआ ने असहाय होकर आह भरी और पत्र टोकन को देखने चला गया। लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, उसने तुरंत उसे वापस ले लिया और पत्र टोकन को दूर रख दिया और झुन जियो पर एक सतर्क नजर डाली। डर था कि वह इसे फिर से छीन सकता है। इस बार जुन जियो को फिर से छीनने में शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने कहा, पहले आप देख लीजिए। तभी मोहुआ ने सिर हिलाया और उसकी दिव्य इंद्रिय ने पत्र के टोकन में प्रवेश किया। चुपचाप उसे पढ़ा। पत्र टोकन के अंदर नवीनतम पंक्ति दिखाई दी। वहां एक गद्दार है, जल्दी करो। ये पंक्ति उस लंबे राक्षस साधक ने अपनी मृत्यु से पहले अधूरी और बिना भेजी हुई छोड़ी थी। बेशक इसे कभी भी बाहर नहीं भेजा जा सकता। मोहुआ ने तुरंत उसे मिटा दिया।
इसके अलावा कुछ अन्य जानकारी भी थी। मोहुआ ने संक्षेप में देखा और पाया कि उनमें से अधिकतर कुछ राक्षस साधकों द्वारा हाल ही में दिए गए निर्देश थे। उदाहरण के लिए इस महीने की 16वीं तारीख को 10,000 राक्षसों की घाटी खुलती है, श्वेत अस्थि दाव प्रकट होता है, सभी राक्षस साधकों को बिना देरी किए घाटी में प्रवेश करना चाहिए। मिशन ब्लैक ऑक्स डायमंड 3 मृत। मिशन ब्लू मिस्ट्री फॉक्स 1 जीवित। नोट: मिशन विफल 3 दिनों के लिए दानव शोधन पॉट में सजा के अधीन। यदि आप त्याग का साहस करते हैं, दानव शोधन आरेख को अर्पण करते हैं, 10,000 राक्षसों के दंश सहते हैं, तो दिव्य आत्मा बुझ जाती है। अल्पविराम। दानव शोधन पात्र, दानव शोधन आरेख। मोहुआ चौंक गया। ये बर्तन वाली चीज क्या है? और यह आरेख, क्या ये हो सकता है? मोहुआ की आंखें थोड़ी चमक उठी, वह चुपचाप अपने दिल में नोट कर रहा था। आपने क्या देखा? उसके बगल में जुनजियो ने मोहुआ की आंखों में किसी बुरे विचार को घूमते हुए देखा और पूछने से खुद को रोक नहीं सका। ज्यादा कुछ नहीं, मोहुआ फुसफुसाया। वह संभवतः ये नहीं कह सकता था कि मुझे भूख लगी है या ऐसी बातें। मोहुआ ने एक पल सोचा और फिर पत्र टोकन जुनजियो को सौंप दिया। बड़े, आप भी देख लीजिए। जुनजियो ने इसे ले लिया, अपनी दिव्य भावना से भर गया और उसकी निगाहें थोड़ी भारी हो गईं। राक्षस साधकों का ये समूह वास्तव में संगठित था, यहां तक कि काफी सख्त नियमों के साथ। लेकिन वह थोड़ा उलझन में भी था। ये जानकारी काफी सामान्य लग रही थी। मोहुआ की आंखें चमक रही थीं और उनमें थोड़ा सा उत्साह भी था। शुगर की लड़ाई में आपका भरोसेमंद साथी, 100% नेचुरल और सुरक्षित। मधुमेह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सोने से पहले करें ये काम। एक अजीब सा। जुनजियो ने ऊपर देखा और देखा कि मोहुआ पेन, चुंबकीय स्याही, स्टोरेज बैग से फॉर्मेशन पेपर निकाल रहा था, साथ ही अजीब सरनी प्लेटों का एक सेट भी निकाल रहा था, और वह हैरान हुए बिना नहीं रह सका। आप क्या कर रहे हो? पत्र टोकन में चुंबकीय प्रवाह के अवशेष बचे हैं, शायद पहले के कुछ चैट रिकॉर्ड जो मिटा दिए गए हैं। मैं बस इसे पुनर्स्थापित कर दूंगा, मोहुआ ने लापरवाही से कहा। जुनजियो ने अपना मुंह खोला। युआन चुंबकीय निशान। क्या ये बच्चा युआन चुंबकीय संरचना को भी समझता है? और बस इसे बहाल करें। क्या ये कोई सरल मामला है? जुनजियो की नज़र गंभीर थी। यद्यपि वह संरचनाओं की सटीक तकनीकों को नहीं समझता था, फिर भी वह स्वर्ग शू मंडप के कई संरचना मास्टरों से परिचित था और सिद्धांतों के बारे में कुछ जानता था। युआन चुंबकीय संरचना पैटर्न को पुनर्स्थापित करना युआन चुंबकीय संरचना को चित्रित करने से मौलिक रूप से अलग है। चुंबकीय पैटर्न को बहाल करते हुए कोर द्वितीयक थंडर फ्लो है। इसमें मूल चुंबकों की प्रकृति का अनुप्रयोग शामिल है और ये थंडर पैटर्न का एक वैकल्पिक व्युत्पन्न है। जुनजियो ने कुछ देर सोचा और चुपचाप पूछा, क्या ये भी पुराने पूर्वज जून द्वारा सिखाया गया है? मोहुआ ने पलकें झपकाईं, वरना क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने खुद ही इसका पता लगा लिया हो? जुनजियो ने एक पल के लिए सोचा और सिर हिलाया। समझ में आता है। पूर्वज के व्यक्तिगत मार्गदर्शन के बिना ये बातें कैसे सीखी जा सकती थीं? इसके बाद मोहुआ ने अनिश्चित चुंबकीय पैटर्न को बहाल करने पर काम करना शुरू किया। उन्होंने कुशलता से अक्षर चिन्ह को अलग किया, स्थिर चुंबकीय पैटर्न की प्रतिकृति बनाई, द्वितीयक गड़गड़ाहट पैटर्न को महसूस किया और रिकॉर्ड किया, और अक्षर चिन्ह में युआन चुंबकीय संरचना के ढांचे का पुनर्निर्माण किया। इस तरह धीरे धीरे उन्होंने अक्षर चिन्ह में मिट चुके, स्थिर न हुए चुंबकीय पैटर्न को पुनर्स्थापित किया और अंततः उन्हें चुंबकीय स्याही के माध्यम से पाठ के रूप में पुनः प्रस्तुत किया। उसके अलावा जुनजियो को समझ नहीं आया, लेकिन वह बहुत हैरान था। यदि मोहुआ इतना युवा नहीं दिखता, तो वह ये भी सोच सकता था कि यह स्वर्ग शू मंडप से कोई सफेद बालों वाला और युवा चेहरे वाला बुजुर्ग था जो उसके लिए युआन चुंबकीय संरचना के सिद्धांतों का पुनर्निर्माण कर रहा था। ठीक इसी तरह पत्र टोकन में राक्षस साधकों के चैट रिकॉर्ड को मोहुआ द्वारा धीरे धीरे बहाल कर दिया गया। द्वितीयक वज्र प्रवाह के निशान अस्पष्ट हैं, मुश्किल से दिखाई देते हैं। अनुमानित अनिश्चित चुंबकीय पैटर्न थोड़ा विचलित हो सकता है और चुंबकीय स्याही में प्रकट पाठ कुछ हद तक असंबद्ध और अव्यवस्थित है। हालांकि पाठ का क्रम पठनीयता को प्रभावित नहीं करता है। अनुमान के मिश्रण से भी सामान्य अर्थ को समझा जा सकता है। मोहुआ ने पढ़े गए पाठ को कागज की दूसरी शीट पर लिख दिया। पाठ में बड़ी संख्या में अर्थहीन अभिवादन, बातचीत, शिकायतें, राक्षस तकनीकों पर अंतर्दृष्टि का आदान प्रदान, अकथनीय दैनिक बकवास और कुछ रहस्यमय राक्षस पथ शब्दावली आदि शामिल हैं।
मोहुआ केवल इन अव्यवस्थित शब्दों से ही खुफिया जानकारी का सारांश दे सका। सबसे पहले यह उस युवा राक्षस साधक के बारे में था जो मारा गया था। वह एक छोटे परिवार से थे, अच्छी प्रतिभा वाले थे, थोड़े घमंडी थे, उनका मानना था कि वह दूसरों से बहुत कम नहीं है। संप्रदाय के समागम के दौरान उनका सामना एक महान परिवार के युवा गुरु से हुआ और उन्होंने अपना सिर नहीं झुकाया, शिष्टाचार के बारे में पूछताछ नहीं की, पर्याप्त रूप से सम्मानजनक नहीं थे, उन्हें अभिमानी और असभ्य माना गया। बाद में राक्षस शिकार के दौरान उसके खिलाफ साजिश रची गई और वह रिफाइनिंग डेमन माउंटेन के घने जंगल में खो गया। अंततः वो 10,000 राक्षसों की घाटी में फंस गया। अनजाने में उसने राक्षस पद साधना तकनीक का अभ्यास किया और एक राक्षस साधक बन गया। अब उनके साथ एक पत्थर जैसा व्यवहार किया जा रहा था। लेकिन वास्तव में पत्थर कैसे बने, प्रतिस्थापन चाल को कैसे अंजाम दें, रिफाइनिंग डेमन माउंटेन से कैसे बचें, कौन सहायता करेगा, कैसे स्वतंत्र रहें, इन बातों का उल्लेख लेटर टोकन पर नहीं किया गया था। ऐसा अनुमान है कि यह अधिक गोपनीय बात है जिसे इस उच्च दानव साधक ने लेटर टोकन पर कहने का साहस नहीं किया। इसके अलावा 10,000 राक्षसों की घाटी में कुछ आंतरिक स्थितियां हैं। इन राक्षस साधकों के बीच बातचीत में 3 राक्षस बुजुर्गों का उल्लेख किया गया था। उन्होंने सटीक साधना क्षेत्र निर्दिष्ट नहीं किया, लेकिन रिफाइनिंग डेमन माउंटेन के भीतर पंथ परिवर्तन निषिद्ध है, फिर भी इसे बड़े के रूप में संबोधित किया जा रहा है। ये गोल्डन कोर होना चाहिए, हालांकि यह अनिश्चित है कि क्षेत्र का कौन सा स्तर है। इसके अलावा युवा मास्टर का भी उल्लेख किया गया था। ऐसा लगता है कि सब कुछ युवा मालिक के आदेशों का पालन करना चाहिए। लेकिन ये राक्षस साधक युवा स्वामी शब्द के बारे में अत्यंत गुप्त रहते हैं और अधिक कुछ कहने का साहस नहीं करते। 10,000 राक्षसों की घाटी में एक प्रभारी व्यक्ति भी होता है जो विविध मामलों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है और जिसके पास काफी अधिकार होते हैं। प्रभारी व्यक्ति के नीचे साधारण राक्षस साधक होते हैं। अल्पविराम। मोहुआ ने कुछ विशिष्ट स्थितियों को जुन जियो को विस्तार से बताया। जुन जियो ने सिर हिलाया, मोहुआ की ओर देखा, कुछ उदास भाव से। भविष्य में यदि यह बच्चा जासूसी और गुप्तचर कार्यों में संलग्न हो जाए तो वह पराजय है। एक एकल लेटर टोकन कई रहस्यों को उजागर कर सकता है। कौन सा संप्रदाय, कौन सा प्रभाव ऐसी जांच का सामना कर सकता है? जब वे बात कर रहे थे, मोहुआ भी कुछ उलझन में था। 10,000 राक्षसों की वह घाटी, जिसमें इतने सारे राक्षस साधक हैं, फिर भी केवल 3 स्वर्ण कोर बुजुर्ग हैं, क्या वह स्थिर रह सकती है? जुन जियो ने भौहें चढ़ाई, एक पल सोचा और धीरे से कहा, 3 गोल्डन कोर केवल आंतरिक स्थिरता बनाए रखने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए तैनात किए गए हैं। राक्षस साधकों की संख्या बहुत अधिक है, उनका स्वभाव क्रूर है, कार्य उन्मादी है, प्रबंधन के लिए लोगों पर निर्भर रहना असंभव है, अन्य अनिवार्य नियंत्रण उपाय होने चाहिए। अन्य नियंत्रण उपाय? मोहुआ का दिल हिल गया। अचानक इन राक्षस साधकों पर खींचे गए राक्षस पैटर्न के बारे में सोचा, उसका दिल थोड़ा हिल गया। 4 प्रतीकों का निर्माण। जुन जियो ने आगे कहा, इसके अलावा वे बुजुर्ग जो रिफाइनिंग डेमन माउंटेन की रक्षा कर सकते हैं, वे निश्चित रूप से साधारण व्यक्ति नहीं हैं। जुन जियो ने अपना सिर घुमाया और भयावह राक्षस क्यूई से घिरे जंगल की गहराई में देखा, उसकी नजर गहरी थी। कियान लनिंग स्टेट बाउंड्री के भीतर ताओवादी कोर्ट और प्रमुख संप्रदायों की नाक के नीचे काम करने की हिम्मत, एक बार उजागर होने पर परिणाम विनाश होता है, संप्रदाय का नाम बदल दिया जाता है। ऐसे महत्वपूर्ण कार्य को गैर विश्वसनीय बुजुर्गों को सौंपना असंभव होगा। इसके अलावा गोल्डन कोर साधकों को 5वीं श्रेणी के परिवारों में भले ही मजबूत सदस्य माना जाता हो, लेकिन उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। बहुत कम लोग अपने परिवार के लिए इस सुनसान, खूनी जगह की रक्षा करने के लिए तैयार होंगे, जिससे उनकी मानवता और गरिमा दोनों ही नष्ट हो जाएंगी। इसके अलावा यदि दानव घाटी का पता नहीं चल पाता है, तो 3 स्वर्ण कोर दानव साधकों का स्टेशन पर होना पर्याप्त होगा। अगर यह पता चल गया तो जुन जियो का स्वर थोड़ा ठंडा हो गया। 3 तो छोड़िए, 30 भी, 300 गोल्डन कोर बेकार होंगे। मोहुआ दंग रह गया और धीरे से सिर हिलाया। ये समझ आता है। ये कियान लनिंग राज्य सीमा है, यहाँ बहुत सारे महान परिवार और संप्रदाय हैं। एक बार 10,000 राक्षसों की घाटी उजागर हो जाने पर चाहे कितने भी स्वर्ण मूल राक्षस साधक वहां तैनात हों, वे केवल तुच्छ, बेकार हैं। इसके विपरीत जब तक उजागर न हो जाए, 3 गोल्डन कोर वास्तव में पर्याप्त हैं। तो क्या एल्डर जून वापस जाएंगे, मदद के लिए पुकारेंगे और 10,000 राक्षसों की घाटी को मिटा देंगे?
मोहुआ ने चुपके से पूछा। जून जियो बोलने ही वाली थी कि अचानक रुक गई, मोहुआ की ओर देखा और पूछा, आप क्या सोचते हैं? मोहुआ ने अपना सिर हिलाया, मैं तो बस एक छोटा सा फाउंडेशन स्थापना शिष्य हूं, मैं क्या सोच सकता हूं? जुन जियो ने आह भरते हुए कहा, बस जो तुम सोचते हो कह दो। ओह, मोहुआ की आंखें घूम गईं, फिर फुसफुसाया, मेरी राय में अगर हम सिर्फ घेराबंदी करते हैं तो इससे समस्याएं पैदा हो सकती हैं। 10,000 राक्षसों की इस घाटी की रक्षा करना आसान है, लेकिन इस पर हमला करना कठिन है। यदि बहुत कम लोग जुटे और इसे शीघ्रता से नहीं जीता जा सका, तो यह अनिवार्य रूप से युद्ध में बदल जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप हताहत होंगे। यदि बहुत अधिक लोग एकत्रित हो जाएं, तो लोगों का एक मिश्रित समूह। मोहुआ ने जून जियो को अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा, अगर बीच में कुछ संदिग्ध व्यक्ति घुसकर परेशानी पैदा करते हैं, तो नुकसान और भी अधिक होगा। जुन जियो ने अपनी भौहें उठाईं और सिर हिलाया। मोहुआ ने निशाना साधा। ऐसी परिस्थितियों में मामले को शांत रखने के लिए केवल अपने ही संप्रदाय के विश्वसनीय साधकों को ही इसमें शामिल किया जा सकता था। फिर भी ऐसा करने से ये 10,000 राक्षसों की घाटी को घेरने वाले ताइक्सु द्वार में बदल जाता है। अगर कोई हताहत होता है तो नुकसान सिर्फ ताइक्सु द्वार के साधकों का होता है। यदि अन्य संप्रदायों को आमंत्रित किया जाता है तो खबर लीक होना बहुत आसान है। एक और समस्या है, मोहुआ ने आगे कहा, 10,000 राक्षसों की घाटी के सामने एक दुष्ट संरचना स्थापित है। राक्षस साधकों के शब्दों के अनुसार घाटी पर बेतहाशा आक्रमण करने पर व्यक्ति को श्राप मिलेगा, वह अपनी मानसिक स्थिति खो देगा और पागलपन में मर जाएगा। जाहिर है, इस दुष्ट दल को संभालना बेहद मुश्किल है। अगर हम बेतहाशा आगे बढ़े तो जरूर भारी नुकसान होगा। आप भी इसे नहीं तोड़ सकते? जुन जियो ने गंभीरता से पूछा। बोलने के तुरंत बाद ही उसे पछतावा हुआ। एक प्रतिष्ठित लेट स्टेज गोल्डन कोर एल्डर के रूप में उन्होंने सहज रूप से एक युवा फाउंडेशन स्थापना शिष्य पर गठन को तोड़ने की अपनी उम्मीदें रखी थी। उनके अग्रज की गरिमा लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। सौभाग्य से मोहुआ को कोई आपत्ति नहीं हुई। उसने गंभीरता से अपना सिर हिलाया और कहा, यहाँ मौजूद संरचनाएं केवल दुष्ट संरचनाएं ही नहीं हैं, इनमें संभवतः कुछ दिव्य इंद्रिय विधियां भी शामिल हैं, जो सामान्य संरचनाओं से परे हैं। मैं अभी तक उन्हें समझ नहीं पाया हूँ। सामान्यतः एक फॉर्मेशन मास्टर, यहाँ तक कि तीसरी कक्षा का भी, जिसने केवल रूढ़िवादी 5 तत्व 8 त्रिग्राम फॉर्मेशन का अध्ययन किया है, वह दुष्ट फॉर्मेशन और दिव्य ताव सरणियों के बारे में कुछ नहीं जानता होगा और इन फॉर्मेशन की सूक्ष्मताओं को नहीं देख पाएगा। जून जियो ने अपनी भौं को थोड़ा सा सिकोड़ा और फिर कहा, उन राक्षस साधकों के अनुसार प्रत्येक माह की 16वीं तारीख को जब चंद्रमा पूर्ण होता है, 10,000 राक्षसों की घाटी खुल जाती है और श्वेत अस्थिपथ प्रकट होता है। केवल तभी कोई 10,000 राक्षसों की घाटी में प्रवेश कर सकता है। कल 16 तारीख है। मैं देखूंगा कि घाटी खुलने पर मैं चुपके से अंदर जा सकता हूं या नहीं, और फिर हालात के हिसाब से काम करूंगा। मोहुआ ने तुरंत जवाब दिया, मैं भी जा रहा हूं। आप नहीं। और अगर कोई संरचना हो तो क्या होगा? अगर अंदर कोई दिव्यताओं व्यू हो जिससे निपटना आपको नहीं आता और आप खोज लिए जाते हैं। इसके अलावा ये केवल अंदर जाने पर छिपने की बात नहीं है। आपको अपने पदचिन्हों को छिपाने और दूसरों की धारणा को अलग करने के लिए दिव्यताओं व्यू का उपयोग करना चाहिए। आपको पता है कैसे? मोहुआ के सवालों से जून जियो अवाक रह गया। मोहुआ ने दोहराया, मैं भी जा रहा हूं। जून जियो एक पल के लिए हिचकिचाया, आह भरी और समझौता किया। मेरे पीछे आओ और अंदर जाने के बाद इधर उधर मत भटकना। ठीक है, ठीक है। मोहुआ ने सिर हिलाया। बड़े पैमाने पर की गई घेराबंदी बहुत अधिक स्पष्ट होगी तथा दुश्मन को सतर्क कर सकती है। और वास्तव में ये काफी जोखिम भरा है। प्रथा के अनुसार पहले जांच करनी चाहिए, दुश्मन की स्थिति को समझना चाहिए और फिर कार्रवाई करनी चाहिए। बेशक मोहुआ का अपना एक छोटा सा स्वार्थी कारण था। वह अंदर जाकर देखना चाहता था कि दुष्ट देवता वास्तव में क्या कर रहा है। और 10,000 राक्षसों की घाटी में क्या वहां 4 प्रतीक संरचना और दिव्य ताव सरणी की पूर्ण विरासत हो सकती है? वह लालची नहीं था, वह तो बस 4 प्रतीकों या दिव्य ताव संरचनाओं के कुछ आरेख प्राप्त करना चाहता था। इसके अलावा राक्षस साधकों के पत्र टोकन में उल्लिखित दानव शोधन आरेख, वह इसे अपने हाथों में पाने का एक तरीका खोजना चाहता था। देखें कि यह वास्तव में क्या है और क्या ये वही है जो वह सोचता है। मोहुआ की आंखें हल्की सी चमक उठी।
इसके बाद जून जियो ने जमीन पर पड़े खून को पोंछ दिया और दो राक्षस साधकों के शरीर को जलाने के लिए पिल फायर का इस्तेमाल किया और फिर वह और मोहुआ एक साथ घने जंगल की गहराई में लौट आए। दोनों बड़े पेड़ पर बैठकर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। 16वीं पूर्णिमा की प्रतीक्षा में 10,000 राक्षसों की घाटी के खुलने का, ताकि अंदर घुसने का अवसर मिल सके। लेकिन उससे पहले उन्हें धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी पड़ी और कुछ तैयारियां करनी पड़ी। ऊंचे पेड़ पर मोहुआ एक मोटी शाखा पर पालथी मारकर बैठा था तथा उसने दो काले वस्त्र पकड़े हुए थे जो उसने दो राक्षस साधकों से लिए थे। उसने कई बार काले वस्त्र को देखा, फिर सावधानीपूर्वक सिलाई और टांकों को खोलना शुरू किया। जल्द ही मोहुआ ने काले वस्त्र को कपड़े के टुकड़ों में फाड़ दिया और मोहुआ को काले वस्त्र के भीतर वह मिल गया जिसकी वह तलाश कर रहा था। दिव्य ताओ सरणी के अनुक्रमिक पैटर्न। आशा के अनुसार मोहुआ ने संतुष्टि में सिर हिलाया। जब उसने पहली बार राक्षस साधकों पर काले वस्त्र देखे तो उसे यह अजीब लगा। ये काले वस्त्र साधारण प्रतीत होते थे, लेकिन कुछ हद तक ये किसानों की आकृति और आभा को छिपा सकते थे। इसके अलावा घने जंगल के जितना करीब वस्त्र का छिपाव प्रभाव उतना ही बेहतर प्रतीत होता था। मोहुआ ने एक बार घने जंगल में संरचनाओं की गणना की और कुछ बुनियादी दिव्य ताओ संरचना पैटर्न पाए। अब काले वस्त्रों को अलग करने और सत्यापित करने के बाद मोहुआ ने पाया कि काले वस्त्रों में दिव्य ताओ गठन पैटर्न घने जंगल में मौजूद पैटर्न के समान थे। इसके अलावा वस्त्रों में और भी स्पष्ट अनुक्रमिक संरचना पैटर्न थे। इसका मतलब ये था कि वन और काले वस्त्र संरचनाएं एक ही प्रणाली का हिस्सा थीं। वह जंगल के भीतर दिव्य यौगिक संरचना प्रणाली के साथ संवाद करने के लिए अनुक्रमिक संरचना पैटर्न की प्रतिकृति बना सकता था तथा अपनी आभा को छिपाने के लिए विपरीत दिशा की संरचनाओं का उपयोग कर सकता था। इस तरह अपने छिपने के कौशल के अलावा उसके पास दिव्य भावना अलगाव भी था। यदि वे 10,000 राक्षसों की घाटी में प्रवेश भी कर गए तो भी उन्हें खोज पाना आसान नहीं होगा। मोहुआ ने स्वीकृति में सिर हिलाया। उसने दो ताओवादी वस्त्र निकाले, एक बड़ा और एक छोटा। ये दोनों ताओवादी वस्त्र अनुकूलित आध्यात्मिक उपकरण थे जिन पर अभी तक कोई आकृति नहीं बनाई गई थी। छोटा वाला तो खुद के लिए था और बड़ा वाला मूल रूप से बेचने के लिए एक आकृति बनाने के लिए था। अब इसका उपयोग निर्माण माध्यम के रूप में किया जा सकता है। उपलब्ध समय का उपयोग करते हुए मोहुआ ने सबसे पहले दोनों ताओवादी वस्त्रों पर घने जंगल के समान दिव्य ताओ व्यूह का चित्रांकन किया तथा अनुक्रमिक संरचना पैटर्न को संशोधित किया। अब दोनों ताओवादी वस्त्र राक्षस साधकों द्वारा पहने जाने वाले काले वस्त्र से मिलते जुलते थे। मोहुआ ने बड़ा ताओवादी वस्त्र जुनजियो को सौंप दिया। बड़े, इसे पहन लो। जुनजियो चकित था। मोहुआ ने बस इतना कहा, आभा को छिपाने के लिए, ताकि हम 10,000 राक्षसों की घाटी में घुस सकें। संरचना के जटिल सिद्धांतों की व्याख्या नहीं की गई थी, क्योंकि उनका अनुमान था कि यदि एल्डर झुंड ने इसकी व्याख्या की तो वे इसे ठीक से नहीं समझ पाएंगे। जुनजियो ने जानबूझकर सिर हिलाया और ताओवादी वस्त्र पहनकर उसकी बात मान ली। तैयारियां पूरी होने के बाद दोनों धैर्यपूर्वक पेड़ पर प्रतीक्षा करने लगे। अपने खाली समय में मोहुआ ने नीचे राक्षस साधकों को देखा। जितना अधिक वह देखता, मोहुआ की भावनाएं उतनी ही अधिक जटिल होती जाती। ये क्रूर रक्तपिपासु राक्षस साधक कभी उनके जैसे ही थे, जो कि कियानिक्स्यू राज्य की सीमा के भीतर संप्रदायों के शिष्य थे, लेकिन अब उनके लिए अपने मानव रूप में लौटना लगभग असंभव लग रहा था। एक बार जब वे दानव तकनीक का अभ्यास कर लेते तो शरीर और मन दोनों धीरे धीरे राक्षस जानवरों के साथ संरेखित हो जाते, जिससे वे कभी भी पीछे मुड़ने से बच जाते। मोहुआ ने हल्की सी आह भरी। इसके बाद उन्होंने गहराई से विचार किया। ये शिष्य जिन्हें भटकाया गया था या राक्षसी कौशल का अभ्यास करने के लिए मजबूर किया गया था, मुख्य रूप से मध्यम और छोटे परिवारों से आते थे। ऐसा ही मामला उस युवा राक्षस साधक का था जो अभी अभी मारा गया था। इससे पहले दानव शोधन पर्वत के अभिलेखों में लापता और मृत शिष्यों की पृष्ठभूमि एक जैसी थी। इस दुनिया में ढीले किसान छोटे मछली हैं, छोटे परिवार छोटी मछली हैं और बड़े परिवार बड़ी मछली हैं। छोटी मछलियां छोटे बच्चों को खाती हैं। बड़ी मछलियां न केवल छोटे बच्चों को खाती हैं, बल्कि छोटी मछलियों को भी खाती हैं। यह उत्पीड़न केवल पारिवारिक प्रभावों में ही परिलक्षित नहीं होता। संप्रदायों के भीतर अनुयायियों के बीच भी विभिन्न प्रकार की बदमाशी और दमन होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि दुष्ट ईश्वर या उसके गुर्गे घुसपैठ के लिए इस उत्पीड़न का फायदा उठाते हैं। लेकिन क्या सचमुच यही सब कुछ है? मोहुआ ने गहरी भौहें चढ़ाईं। मध्यम और छोटे परिवारों के बच्चों पर अत्याचार किया जा रहा है,
उन्हें अधीन होने के लिए मजबूर किया जा रहा है, और इस प्रकार दुष्ट ईश्वर द्वारा उन्हें अपने गुर्गे बनने के लिए मजबूर किया जा रहा है। लेकिन अन्य महान परिवारों के वंशजों के बारे में क्या? क्या दुष्ट परमेश्वर सचमुच उन्हें छोड़ देगा? मोहुआ की आंखों में कुछ भारीपन दिखाई दिया। समय धीरे धीरे बीतता गया। नीचे ब्लड क्रीक के पास व्हाइट बोन शोर से पहले राक्षस जानवर इकट्ठा हो गए और वातावरण शोर से शांत और फिर दमघोंटू सन्नाटे में बदल गया। अंततः बिना ध्यान दिए 16 तारीख को रात हो गई। चांद पूरा निकला था, लेकिन उसमें एक अजीब सी छाया थी। नाले में खून उबलने लगा और दोनों तरफ की हड्डियां हल्की सी कांपने लगीं। एकत्रित राक्षस जानवरों को भी अपनी बेचैनी और भय सहन करना कठिन हो गया। दूर से अचानक रक्तिम कर्म आभा का उभार दिखाई दिया। मोहुआ की आंखें तेज हो गईं, ये जानकर कि अंधेरे में छिपे 10,000 राक्षसों की घाटी का महान द्वार धीरे धीरे खुल रहा